हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सौरभ गोस्वामी हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर यूपीएससी इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ इस चैनल पर यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय के साथ साथ इतिहास के जितने जीएस मॉड्यूल्स हैं वो सभी छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस चैनल पर एक नई श्रृंखला मैंने शुरू की थी जिसमें यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1 में जो आधुनिक भारत का इतिहास खंड है जिसमें भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी सम्मिलित है, वो मुख्य परीक्षा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अवयव है। तो उसके लिए मैंने विस्तृत डिस्कशन, फोकस डिस्कशन शुरू किया है। इस श्रृंखला में आज यह दूसरी वीडियो है। जैसा कि पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि ये जो श्रृंखला है इसमें सारी की सारी क्लासेस मेंस पर्सपेक्टिव से होती हैं। हमारा ध्यान प्रारंभिक परीक्षा पे नहीं होता है, लेकिन ये क्लास पूरी तरह से संकल्पनाओं को, कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलने वाली है। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में भी जो संकल्पनात्मक प्रश्न हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की दृष्टि आपकी विकसित होगी। हालांकि हमारा पूरा ध्यान मुख्य परीक्षा की मांग के अनुसार कक्षा को संचालित करने में होगा। तो आज इस दूसरी वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात किया था जिसे हम आमतौर पर आधुनिक भारत के इतिहास के शुरुआत में अध्ययन करते हैं, और वो विषय था कि भारत में 15वीं सदी के अंतिम दशक के बाद हम देखते हैं कि यूरोपीय समूहों के आने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। यूरोप के अलग अलग देशों से व्यापारी भारत में आए और धीरे धीरे उन्हीं व्यापारी समूहों में से एक व्यापारिक समूह, एक व्यापारिक कंपनी जो ब्रिटेन से संबंधित थी, वो शासक बन बैठी। तो जो सबसे आधारभूत समझ है वो ये है कि भारत की तरफ यूरोपीय आकर्षित क्यों हुए, ये मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी बहस या श्रृंखला की अगली कड़ी पे चर्चा करूंगा, और वो श्रृंखला या बहस में जो अगली कड़ी है वो ये है कि आखिर अंग्रेज ही क्यों बने शासक, आखिर अंग्रेज ही क्यों बने शासक। बाकी ये यूरोपीय समूह थे, चाहे वो पुर्तगाली हो या डच हो या फ्रांसीसी हो, भारत में वो क्या हो गए, वो असफल हो गए, भारत में वो फेल हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज सफल हुए, बाकी सारे यूरोपीय समूह असफल हो गए। ये भी संकल्पनाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति जिस तरह से बदल रही है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाने की नहीं है। प्रश्न की मांग है कि आपकी समझ बहुत ही समग्र होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। तो हम इस विषय पे आज बात करेंगे और इसी दृष्टिकोण के साथ इस विषय पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी पहले इस बात को जान चुके हैं कि 15वीं सदी के अंतिम दशक से, यानी कि 1498 से जब पोर्टुगीज आए तो इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी। फिर पोर्टुगीज के बाद हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि डच भी आते हैं, डच के बाद इंग्लिश आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। आमतौर पे महत्वपूर्ण यूरोपीय समूहों के आने की यही प्रक्रिया है। शुरुआत 15वीं सदी के अंतिम दशक में हुई। 16वीं सदी आते आते, 17वीं सदी आते आते इन यूरोपीय समूहों का भारत के साथ व्यापारिक संबंध गहरा होता चला गया, और 17वीं सदी के आरंभिक दशकों में हम अगर एक दृश्य की कल्पना करें तो वो कुछ ऐसा है कि भारत के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, हुगली हो गया, यहाँ एक के बाद एक यूरोपीय देशों के बहुत सारे व्यापारिक जहाज आ रहे थे। एक के बाद मतलब एक तरह से तांता लगा हुआ था इन व्यापारिक जहाजों का, इन व्यापारिक बंदरगाहों पर। तो वो जो परिस्थिति थी उसको देखकर जैसे एक भारतीय के मन में, जैसे अगर आप वहां पे उस समय हो और उस दृश्य की कल्पना करें कि एक के बाद एक यूरोपीय देशों के बंदरगाह, यूरोपीय देशों के जो व्यापारिक जहाज हैं वो आपके देश में प्रवेश कर रहे हों, आपके बंदरगाहों पे खड़े हों व्यापार वाणिज्य के लिए, तो ये आपके लिए तो खुशी और हर्ष का ही विषय होगा कि हमारा देश व्यापारिक प्रगति कर रहा है और
यूरोप के अलग अलग देश भारत के साथ व्यापार वाणिज्य करने के लिए इतने उत्सुक हैं। लेकिन उस समय शायद किसी ने ये कल्पना नहीं किया होगा, ये जो व्यापारिक जहाज हैं जो अलग अलग देशों से आ रहे हैं, उनमें से एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके व्यापारिक जहाज इन बंदरगाहों पे लगे हुए हैं। और वो कंपनी आने वाले समय में भारत के भविष्य को तय करेगी। वो कंपनी सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं रह जाएगी, वो कंपनी साम्राज्य निर्माता बन जाएगी, एम्पायर बिल्डर बन जाएगी। वो कंपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेगी, क्षेत्र का विस्तार करेगी। ये किसी ने से नहीं सोचा था, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ वो कॉरपोरेट वायलेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यानी कॉरपोरेट व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड, कॉमर्स, ये तो हम समझ रहे थे, लेकिन कॉरपोरेट एक संगठित और संरचनात्मक हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है, पूरे के पूरे देश पे कब्जा कर सकता है। ये हमारे सोच से परे की बात थी। तो 17वीं सदी के आरंभिक दशकों में ये व्यापारिक बंदरगाह सिर्फ व्यापारिक बंदरगाह थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये सारे के सारे बंदरगाह, ये सारा का सारा तटीय क्षेत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक युद्ध भूमि या रणभूमि में बदल गया। तो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही थी। तो व्यापारिक कंपनियां भी अपने नेचर को, अपने चरित्र को बदलने की कोशिश कर रही थी। वो पॉलिटिकल पावर्स के रूप में, राजनीतिक शक्तियों के रूप में खुद को ढालना चाहती थी, और उनमें से एक कंपनी ने ये सफलतापूर्वक किया भी। अब ये जो विभिन्न यूरोपीय समूह हैं, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, हम मुख्य रूप से इन्हीं की बात करेंगे, डेन्स की बात नहीं करेंगे। तो ये जो मुख्य व्यापारिक समूह है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, क्या भारत में जो कुछ भी हुआ, भारत में जो भी औपनिवेशिक संघर्ष हुआ, क्या इसे सिर्फ और सिर्फ यूरोप में होने वाली प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के एक रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर इसको देखने की जो दृष्टि है वो थोड़ी विशाल होनी चाहिए, थोड़ी विस्तृत होनी चाहिए? तो देखो, इतिहास में किसी भी घटना को हम एक्सीडेंटल या आकस्मिक घटना के रूप में अगर देखते हैं, तो यह उस घटना को देखने का एक पक्षपातपूर्ण नजरिया होगा। किसी भी घटना को, खासतौर से ये जो घटना है जहां पे कि व्यापारिक कंपनी ही शासक बन बैठी, ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस घटना को समझने के लिए हमें उस दीर्घ हिस्टोरिकल प्रोसेस, उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को भी समझना होगा। और उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने के लिए कि अंग्रेज आए, अंग्रेज सफल हो गए, पुर्तगाली आए, असफल रहे, डच असफल रहे, फ्रांसीसी असफल रहे, इस बात को समझने के लिए हमें उस समय विद्यमान वैश्विक आर्थिक संरचनाओं, ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझना होगा। उस समय विद्यमान जो यूरोपीय राज्य व्यवस्था थी, यूरोपियन स्टेट सिस्टम, उसकी एक आधारभूत समझ होनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ भारत के समाज में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो अंतर विरोध थे, इंडियन सोशियो पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस, इन भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त अंतर विरोधों को भी हमें समझना पड़ेगा। तब जाके एक हम कह सकते हैं कि एक बेहतर दृष्टि हमारी इस विषय के बारे में विकसित हो पाएगी। तो भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए, तो क्या केवल यह एक सामान्य विजय था? क्या यह केवल एक सिंपल कॉन्क्वेस्ट था, या यह एक लेयर्ड इंटरेक्शंस था? यह एक बहुत सारी घटनाओं की, कह सकते हैं कि एक अंतरक्रिया का परिणाम था। इसी बात पे आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो अंग्रेज सफल रहे, ये बात हम सब जानते हैं कि इस औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज सफल रहे। देखो, यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में इंग्लैंड में हम कह सकते हैं कि एक तरह की वाणिज्यिक क्रांति, एक तरह की वित्तीय क्रांति, फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन जैसी भी चीज हुई थी। वहां पे आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास हुआ था, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहां पे नेशनल डेब्ट की एक प्रणाली भी शुरू हुई थी, वहां पे जॉइंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट जैसी एक व्यवस्था आई थी। तो ये जो आर्थिक अवसंरचनाएं हैं, वो स्वाभाविक रूप से
व्यापार वाणिज्य की दशाओं को पहले से क्या करेंगी, बेहतर बनाएगी। जैसे अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर दें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब हुआ, आपको पता है 1599 में, फिर 1600 में कंपनी को चार्टर मिलता है। और कंपनी का जब गठन हुआ तो शुरू में ये कंपनी, हम कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर कंपनी, जो जॉइंट वेंचर कंपनी पूरी तरह से मानी जाती है, जो उसके तकनीकी पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स पे जॉइंट वेंचर कंपनी शुरू में नहीं थी। ऐसा काफी लंबे समय के बाद हुआ, यानी कि 1599 1600 के बाद 16 मतलब आप समझ 17वीं सदी के मध्य में जाकर ये कंपनी पूरी तरह से एक जॉइंट वेंचर कंपनी के रूप में स्थापित हुई। शुरू में जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं था, लगभग 50 साल लग गए इसे जॉइंट वेंचर कंपनी बनने में। एक बात याद रखिएगा, डच कंपनी जो थी अपने गठन के साथ ही वो जॉइंट वेंचर कंपनी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपने गठन के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं थी। ये एक टेम्पररी सी वॉयजेस बेस्ड कंपनी थी जो आगे चल के जॉइंट वेंचर कंपनी बनी। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि 17वीं सदी के मध्य तक आते आते ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी में परिवर्तित हो गई। तो ये जो एडवांटेज था कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, देखो डच कंपनी का तो मिलता जुलता स्वरूप है, डच शुरू से ही जॉइंट वेंचर कंपनी है, लेकिन पोर्टुगीज इंटरप्राइज वो शुरू से जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं है। फ्रांस जो था, फ्रांस की जो भी व्यापार वाणिज्य या भारत में विद्यमान जो भी संरचनाएं थी वो स्टेट कंट्रोल्ड थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जॉइंट वेंचर से नहीं संचालित हो रही थी। तो देखो कहीं ना कहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एडिशनल एडवांटेज या अतिरिक्त लाभ की स्थिति थी। यानी कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय अवसंरचनाएं जिनका विकास इंग्लैंड में हुआ, उन वित्तीय अवसंरचनाओं ने कंपनी का जो प्रसार था, एक्सपेंशंस था, ओवरसीज एक्सपेंशन था, समुद्र पारीय प्रसार था, इस ओवरसीज एक्सपेंशन को प्रभावी बनाने में ये जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन में डिजाइन कौन कर रहा है, वहां की सरकार। व्यापार वाणिज्य कौन कर रहा है, कंपनी। लेकिन कंपनी को व्यापार वाणिज्य करने का एकाधिकार एक विशेष क्षेत्र में, जैसे केप ऑफ गुड होप से पूर्व के क्षेत्र में, ये एकाधिकार सरकार ने दिया। कंपनी को मिलिट्री मेंटेन करने का एकाधिकार, मिलिट्री मेंटेन करने का, सैन्य शक्ति मेंटेन करने का अधिकार भी सरकार ने दिया। कंपनी को, कंपनी जहां व्यापार के लिए जा रही थी वहां पे स्थानीय राजाओं के साथ युद्ध और संधि करने का अधिकार भी वहां की सरकार ने दिया। तो अगर हम ये कहें कि कंपनी और ब्रिटेन दोनों के बीच में एक संबंध था, तो ये गलत बिल्कुल नहीं है। कंपनी और मेट्रोपॉल दोनों के बीच में एक संबंध था, ये गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं पिछली क्लास में कि राष्ट्रीय सरकारें जो यूरोप की थी वो वणिकवाद या मर्केंटिलिज्म के सिद्धांतों से प्रेरित थी। तो ऐसा था, तो उत्तर है हाँ, ऐसा था। कंपनी जो थी इस तरह की, यानी कि कंपनी और राज्य दोनों के बीच में, कंपनी और मेट्रोपॉल दोनों के बीच में एक संबंध था। ये जो वित्तीय अवसंरचनाओं का विकास वहां की सरकार ने किया, जिसका लाभ सीधा सीधा कंपनी को मिला, और कंपनी ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की, तो हम ये जरूर कहेंगे कि कंपनी और ब्रिटेन की सरकार दोनों के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध था। फ्रांस की सरकार कुछ मामलों में कमजोर निकली। फ्रांस में जो फ्रांसीसी राज्य है उसने जिस कंपनी को भारत पे भेजा उसको ओवर सेंट्रलाइज किया, उसकी सारी गतिविधियों को स्टेट कंट्रोल बना दिया। इससे फ्रांसीसी कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी कंपनी सरकार के साथ, मेट्रोपॉल के साथ इसका संबंध तो था ही था, साथ ही साथ अंग्रेजी कंपनी को निर्णय लेने में काफी हद तक स्वायत्तता थी। और यह जब आप कंपनी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि कंपनी के अधिकारी है ना, यानी कंपनी की जो कार्य प्रणाली थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो काफी फ्लेक्सिबल थी, स्ट्रक्चर काफी फ्लेक्सिबल था। और ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होने की वजह से
कंपनी एक विशेष स्थिति में थी, और वो विशेष स्थिति है एडेप्टिव डिसीजन मेकिंग, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। तो इस त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कह सकते हैं कि एडवांटेजियस सिचुएशन में रखा। वही दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि कंपनियां भारत में हैं, पोर्टुगीज के बाद डच, इंग्लिश, फ्रेंच, आपस में इनके बीच प्रतिस्पर्धा है। अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, ये दो मुख्य औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में लगी हुई कंपनियां हैं। समय समय पे ये यहाँ के स्थानीय राजाओं के साथ भी संघर्ष और सहयोग की दशाओं का निर्माण करती है। 18वीं सदी के आरंभिक दशक से ही हमें खास प्रवृत्ति देखते हैं भारतीय राज्यों के संदर्भ में, और वो ये है कि भारत में जो केंद्रीय सत्ता था, सेंट्रल अथॉरिटी थी, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं, उसका जो सबसे अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक था औरंगजेब, 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद के जो शासक हैं, जिनको हम उत्तरवर्ती मुगल शासक या लेटर मुगल्स के नाम से जानते हैं, वो औरंगजेब जितने कैपेबल नहीं थे, औरंगजेब जितने सक्षम नहीं थे। तो ऐसी दशा में जब वो अंग्रेज औरंगजेब के बराबर सक्षम नहीं थे, तो धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता जब कमजोर पड़ेगी, शासक उतने सक्षम नहीं होंगे, तो धीरे धीरे बिखराव आएगा, राजनीतिक बिखराव आएगा। तो भारत में 18वीं सदी के प्रारंभिक दशक से ही एक राजनीतिक बिखराव और विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन हमें याद रखना है, जैसा कि कुछ औपनिवेशिक इतिहासकार कहते हैं, कि अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतीय जो भी राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें इंटरफेयर किया, क्योंकि एक वैक्यूम जैसी कंडीशन थी, शून्यता की स्थिति थी, और इसमें अंग्रेजों ने उसमें इंटरफेयर किया। और इंटरफेयर करने का उद्देश्य यहाँ मतलब एक स्थानीय शासकों की मदद करने जैसा था। तो इस बात से पूरी तरह से हमें सहमत नहीं होना है, क्योंकि आप देखो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंप्लीट वैक्यूम, पूर्ण शून्यता की स्थिति नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम ये नहीं कह सकते कि मुगल शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। हाँ, ये जरूर है कि मुगल शासन में जो शक्तिशाली शासक था वो चला गया, लेकिन फिर भी इसके बाद मुगल शासकों की एक परंपरा है। और यहां तक कि 1857 का जो विद्रोह है, जो कि 19वीं सदी का उत्तरार्ध है, वहां पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इतने बड़े और व्यापक विद्रोह का नेतृत्व भी एक मुगल शासक ने ही किया था। तो ये कहना कि पूर्ण शून्यता की स्थिति थी, ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, एक इतिहासकार हैं जिनका ये विचार है कि जो राजनीतिक विखंडन का चरण शुरू हुआ, उस पूरे के पूरे चरण में जो प्रभुसत्ता थी, सॉवरेनिटी थी, वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव सॉवरेनिटी थी। इसका मतलब ये है कि स्थानीय शासक थे, यूरोपीय कंपनियां थी, वैक्यूम जैसी स्थिति थी, और सब में ये होड़ लगी हुई थी कि इस वैक्यूम को, इस शून्यता को कौन फुलफिल कर पाएगा। मराठास थे, तो सब इस बात के लिए एक तरह से सब में होड़ लगी थी कि शून्यता को कौन फुलफिल कर पाएगा। और ऐसी दशा में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी भूमिका एक निर्णायक मध्यस्थ के रूप में होती है, डिसाइसिव इंटरमीडिएरी के रूप में होती है। ये विचार एक इतिहासकार का है, C.A. बेली, और उनका कहना है कि एक निर्णायक मध्यस्थ बनकर कंपनी ने इन सभी सिचुएशंस को बहुत बेहतर ढंग से हैंडल किया। देखो, इतिहासकारों के कई वर्ग हैं, तो किसी एक विचार को लेकर हम नहीं चलेंगे, हम सबके विचारों पर चर्चा करेंगे। अब यहां देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है। आमतौर पे जब हम ये सोचते हैं कि एक कंपनी ने भारत पे शासन स्थापित कर लिया, तो हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य विजय की बनती है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बनती है। हमें लगता है कि कोई युद्ध हुआ, उस युद्ध में कंपनी ने क्या किया, यहाँ का जो शासक था, लोकल रूलर था या सेंट्रल अथॉरिटी थी, उसको हराया और अपना शासन स्थापित कर लिया। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। जब भी हम भारत में एक व्यापारिक कंपनी द्वारा शासन स्थापना की बात करेंगे, तो इसे सिर्फ और सिर्फ सैन्य विजय या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के रूप में हम नहीं देख सकते। इसमें ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं जिनको शामिल करना पड़ेगा।
क्या इसमें डिप्लोमेसी नहीं था, कूटनीति नहीं थी? बिल्कुल कूटनीति थी। क्या डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति शामिल नहीं थी? क्या कॉन्स्पिरेसीज नहीं थी? ये भी थी। बांटो और राज करो, जैसे आमतौर पे जब हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात करते हैं, बांटो और राज करो की नीति की बात करते हैं, तो बड़ा एक उपहास वाला दृष्टिकोण होता है हमारा कि अंग्रेज आए, उन्होंने नीति लाई, बांटो और राज करो, हम भारतीयों को बांट दिया और वो राज करने लगे। भाई, राज तो हर आदमी करना चाहता है, हर आदमी राजा बनना चाहता है, लेकिन बांटने, दूसरों को बांट सको, दूसरों को तोड़ सको, विभाजित कर सको और आप वहां जाकर राज कर सको, इसके लिए भी तो आपके पास इंटेलेक्ट होना चाहिए। बताइए, कौन राज नहीं करना चाहता? लेकिन क्या हर इंसान के अंदर एक काबिलियत है कि लोगों को आपस में बांट कर, फूट डालकर, लड़वा कर वो अपना राज स्थापित कर सके? तो अगर ये काबिलियत है तो वो देखो, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो निगेटिव है कि भाई ऐसा किया उन्होंने, भारतीय समाज को बांटा। लेकिन अगर आप अंग्रेजों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अपनी एक स्ट्रेटजी को सफल बनाने के लिए अगर उन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया तो ये सिद्धांत उतना सरल भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है, ये बहुत जटिल है। यानी कूटनीति, पलासी की लड़ाई आप देखिए, वहां पे आपको दिखेगा कि किस तरह से जो नवाब था, नवाब के दरबार में आंतरिक फूट क्या है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो नवाब के विरुद्ध या नवाब के अगेंस्ट सोच रहे हैं, नवाब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना, उनको अपने साथ मिला लेना, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी कूटनीति है। इसके लिए आपको किसी भी परिस्थिति का बड़ा ही माइक्रो एनालिसिस करना होगा। सोचो, आप किसी दूसरे देश से आए हो, यहाँ का लोकल नवाब है, उस लोकल नवाब के दरबार में जो कोर्टियर्स हैं, उस लोकल नवाब के जो रिलेटिव्स हैं, आप इस लेवल तक की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ले रहे हो कि कौन कौन नवाब से असंतुष्ट है और किसको अपने साथ मिलाया जा सकता है। तो देखो, सिर्फ सैन्य विजय नहीं है और भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना अचानक होने वाली कोई घटना नहीं है। किस तरह से, कितनी चालाकी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिस्कल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया, कैसे उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि से दीवानी अधिकार प्राप्त किए, राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, आप सभी को पता होगा। और यहां से जो राजस्व इकट्ठा करते थे, उस राजस्व को अपने आय का स्रोत बना लिया। यानी आपके कृषि से, एग्रीकल्चर से जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है, उस राजस्व को ही अपने इनकम का सोर्स बना लिया और उस इनकम से यहां पर एक बड़ी सेना बनाई, मिलिट्री बनाई, यहां के स्थानीय राजाओं के साथ युद्ध लड़ा। ये अपने आप में क्या है, एक बहुत ही, कह सकते हैं, बहुत ही हाईली स्किल्ड मतलब डिप्लोमेटिक एफर्ट है। ठीक है, तो अंग्रेजों की भारत में विजय को सिर्फ सैन्य विजय के रूप में देखना क्या होगा, एक एकांगी दृष्टिकोण होगा। कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन किया, प्रशासनिक पुनर्गठन किया, किस तरह से भारत में संस्थाओं का विकास किया, फिर भारत में जो संस्थाएं उन्होंने विकसित की, वो संस्थाएं भारतीयों को, या हम कह सकते हैं कि भारतीय व्यवस्था को और बेहतर बनाएगी, वो आपको और सिविलाइज बनाएगी। इसके लिए उन्होंने कितने सिद्धांत गढ़े जो भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति या औपनिवेशिक शासन की वैधता को आधार प्रदान करती थी, जिसको आप सभ्य बनाने का मिशन, सिविलाइजिंग मिशन, व्हाइट मैन बर्डनशिप थियरी, श्वेत व्यक्तियों के बोझ सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो सिर्फ सैन्य विजय नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जुड़ती हैं। भारत में जो आंतरिक और स्थानीय स्तर पर जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचनाएं हैं, अंग्रेजों ने उन सामाजिक संरचनाओं को भी समझने की कोशिश की। भारत में स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, राजनीतिक संरचनाएं हैं, अंग्रेजों ने उस राजनीतिक संरचना को भी समझने की कोशिश की और इसका माइक्रो एनालिसिस किया। बट इतने गहराई से समाज को समझना, राजनीति को समझना, इंडिया में जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझना, इंडिया में सोशल स्ट्रक्चर्स हैं इनको समझना, इतनी गहराई से समझने की जो काबिलियत अंग्रेजों में थी, शायद वो काबिलियत फ्रांसीसियों में नहीं थी, शायद वो काबिलियत डच व्यापारिक समूहों में नहीं थी, शायद वो काबिलियत पुर्तगालियों में नहीं थी। यानी कि
भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना, भारत में कंपनी ही क्यों सफल हुई, इस बात को समझने के लिए हमें पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझना होगा। मुझे लग रहा है आप इस बात को समझ पाए, एक सामान्य सा परिचय आप समझ पाए कि भारत कैसे एक व्यापारिक क्षेत्र था जहां पे मसालों का व्यापार, टेक्सटाइल्स कपड़ों का व्यापार, कीमती धातुओं प्रीशियस मेटल्स का व्यापार, इसके अलावा भी और सारी वस्तुएं थी। इस व्यापार से आकर्षित होकर यूरोपीय समूह आए, व्यापार करने लगे। यहाँ पर होने वाले व्यापार से जो यूरोप में स्ट्रक्चरल क्राइसिस था, उस क्राइसिस को मतलब उस संकट को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। यूरोप में जो बुलियन क्राइसिस था या जो बुलियन आउटफ्लो था, उन दशाओं को उन्होंने बदला धीरे धीरे। तो यहाँ पे यूरोप में जो भी संकट था 15वीं 16वीं सदी का, भारत के साथ व्यापार करके उस संकट को दूर करने की कोशिश तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ आपस में ये प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे कि भारत के व्यापार पर हमारा एकाधिकार, मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाए। क्योंकि एकाधिकार स्थापित होने के बाद आप अपने लाभ को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते थे, अधिकतम बना सकते थे। और ऐसी दशा में भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। दो सबसे बड़े दावेदार थे, एक थे अंग्रेज और दूसरे थे फ्रांसीसी। तो मुझे लग रहा है एक सामान्य पृष्ठभूमि आप समझ गए। अब इसके बाद हम थोड़ा इस विषय में अंदर प्रवेश करते हैं, एक एक करके मैं विषयों को समझाता हूं, जिससे आपके दिमाग में पूरी की पूरी कहानी फिट हो जाएगी। जैसे सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। लेकिन पुर्तगाली क्या भारत में साम्राज्य का निर्माण कर पाए? तो आंसर है नहीं। पुर्तगाली क्या हो गए? फेल हो गए, असफल हो गए। पोर्चुगीज जो थे वो भारत में एक साम्राज्य का निर्माण नहीं कर पाए। आए सबसे पहले, ये अर्ली बर्ड थे, बट फिर भी फेल हो गए। क्यों फेल हो गया, इस विषय पे हम विस्तार से बात करते हैं। पोर्चुगीज की कहानी आपको पता है कि वास्को ड गामा आया 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते, है ना, भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया कोस्टल एरिया, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, कालीकट, उस तट पर पहुंचता है और एक तरह से उसने एक वैकल्पिक मार्ग की खोज कर दी थी, ऑल्टरनेटिव रूट की खोज कर दी थी। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन होने के बाद जो व्यापारिक मार्ग था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, अवरुद्ध हो गया था, कॉस्टली हो गया था। तो ये वैकल्पिक मार्ग यूरोप के व्यापारियों को भारत तक एक डायरेक्ट एक्सेस देता था। तो वास्को ड गामा द्वारा भारत तक एक नए वैकल्पिक मार्ग की खोज भारत के साथ यूरोपियों के व्यापारिक संबंधों के एक नए युग की शुरुआत थी। व्यापारिक संबंध तो पहले भी थे, लेकिन यहाँ पे इस नए वैकल्पिक मार्ग से व्यापार होने का मतलब है डायरेक्ट एक्सेस। और इसीलिए हम कहते हैं कि यूरोप का भारत के साथ व्यापार ऐसा नहीं पहली बार शुरू हुआ, इसके पहले भी होता था, लेकिन हम कह सकते हैं कि व्यापारिक संबंधों के एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन पोर्टुगीज ने जब इस नए युग की शुरुआत की, इस नए वैकल्पिक मार्ग की खोज करके, तो पोर्टुगीज का जो पूरा का पूरा ध्यान था वो क्या था? मैरीटाइम कंट्रोल और एक्सपेंशन पर था। यानी समुद्री मार्ग जो हैं इन पर नियंत्रण और इन पर प्रसार का था। मैरीटाइम रिवॉल्यूशन, इस पे इनका पूरा का पूरा ध्यान था। यानी कि पुर्तगाली भारत में आए जरूर, लेकिन इनका पूरा ध्यान था कि न केवल इंडियन ओशन, लेकिन इसके अलावा भी जो जो चोक पॉइंट्स हो सकते हैं, जो व्यापार वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सब जगहों पे हम अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण एस्टैब्लिश करें। यानी कि कंट्रोल ओवर द सीज एंड द सी रूट्स, समुद्री मार्ग पर नियंत्रण, समुद्रों में अपना प्रभाव बनाना। भारत में देखो, गोवा, दमन, दीव जैसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स पे इन्होंने कब्जा किया, बंदरगाहों पर कब्जा किया और पोर्ट्स को फोर्टिफाइड एनक्लेव्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जो बंदरगाह थे इनको सैन्य किलों में परिवर्तित कर दिया, फोर्टिफाइड एनक्लेव्स में परिवर्तित कर दिया। तो ये बात हमें समझना होगा कि पोर्टुगीज भारत में आए जरूर, व्यापार वाणिज्य करने के उद्देश्य से आए, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे व्यापार वाणिज्य जो था, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये किस चीज से जुड़ा हुआ था? नेवल कोर्सन से जुड़ा हुआ था। ट्रेड प्लस नेवल कोर्सन। मैं जब ये बात कह रहा हूं कि पोर्टुगीज भारत में आए व्यापार वाणिज्य करने,
लेकिन इनका व्यापार वाणिज्य किस चीज से जुड़ा हुआ था? ट्रेड प्लस नेवल कोर्सन। नेवल कोर्सन का मतलब क्या हो गया कि जो सी रूट्स हैं, ट्रेड इन सीज जो है, समुद्र मार्ग से होने वाला व्यापार, इस व्यापारिक मार्ग पर जबरदस्ती कब्जा करना, इस व्यापारिक मार्ग का उपयोग करने वाले जो भी जहाज हैं उनसे बलपूर्वक शुल्क वसूल करना, उनको परेशान करना, उन पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध आरोपित करना। यानी कि जब आप अंग्रेजी कंपनी को देखते हो तो अंग्रेजी कंपनी भारत में व्यापार करने आती है तो इनिशियल स्टेजेस में, प्रारंभिक चरणों में अंग्रेजी कंपनी की जो नीति है वो क्या है? ट्रेड प्लस डिप्लोमेसी, व्यापार वाणिज्य प्लस कूटनीति। बट यहां पे नीति क्या है? व्यापार वाणिज्य प्लस नेवल कोएर्शन, व्यापार वाणिज्य और इसके साथ ही साथ क्या है? समुद्री मार्ग में या समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार पर बलपूर्वक कब्जा करने की नीति है। यानी कि पोर्टुगीज के दिमाग में एक बात क्लियर है कि अगर पोर्टुगीज इंडिया में आए हैं, भारत में आए हैं, तो भारत में टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने का विचार ही नहीं था इनके दिमाग में। भारत में, इंडिया में जो इनलैंड टेरिटरीज हैं, राज्य क्षेत्र के अंदर आने वाले क्षेत्र और सीमाएं हैं, इंटीरियर एरियाज में प्रवेश कर जाना है, वहां के क्षेत्रों पे कब्जा करना, ऐसा कोई ड्रीम इनका था ही नहीं। यानी पोर्टुगीज का ये ड्रीम ही नहीं था टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ड्रीम था टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये फर्क है। तो हम देख रहे हैं कि पोर्टुगीज का ड्रीम ही नहीं है टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार, ये ड्रीम नहीं है। पोर्टुगीज का ड्रीम क्या है? पुर्तगालियों का ड्रीम क्या है? पोर्टुगीज का ड्रीम है नेवल डोमिनेंस। ये है पोर्टुगीज का ड्रीम। टेरिटोरियल एक्सपेंशन ड्रीम नहीं है, क्षेत्रीय विस्तार स्वप्न नहीं है, नेवल डोमिनेंस इनका ड्रीम है, मैरीटाइम एक्सपेंशन इनका ड्रीम है। इनका ड्रीम है व्यापार वाणिज्य करना है, बट नेवल कोएर्सन के साथ व्यापार वाणिज्य करना है। तो ये तो पोर्टुगीज कंपनी की लिमिटेशन है, सीमा है। यहीं पे ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि पोर्टुगीज भारत में शासक बनने में असफल होंगे। भारत में अगर आपको शासक बनना है तो भारत के सामाजिक संरचना की आपको समझ होनी चाहिए, भारत के पावर स्ट्रक्चर्स की आपको समझ होनी चाहिए, भारत के लोगों के धार्मिक विश्वास, मान्यताएं, उनके परंपरागत रीति रिवाज, हर चीज की समझ होनी चाहिए, क्योंकि समाज होता बहुत संवेदनशील है। ये उस दौर की कहानी नहीं है, आज के दौर की भी कहानी है। मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास बहुत पैसा रुपया है, आप दिल्ली या मुंबई जैसे किसी महानगर में रहते हैं, लेकिन आज से सालों पहले आप किसी राज्य के किसी छोटे से जिले से माइग्रेटेड है, वहां आके आप दिल्ली मुंबई रह रहे हैं और आप सोचते हैं मेरे पास इतना धन संपदा है, इतना पैसा है, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पैसे का प्रयोग करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप किसी छोटे राज्य के, किसी राज्य के किसी छोटे से जिले से आते हैं और वहां धन बल का प्रयोग करके अगर आप चुनाव जीतते जाएंगे, हो सकता है, बहुत कुछ एग्जाम्पल से कई बार लोग चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन वो लोगों के बीच अपनी पैठ नहीं बना पाते हैं। यानी आज अगर हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो हमें समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, समाज में जो परंपरागत रीति रिवाज है, वहां पे लोगों के जो धार्मिक विश्वास, मान्यताएं हैं, जो सामाजिक समूह है या स्थानीय स्तर पर जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, उनके साथ खुद को जोड़ना बहुत जरूरी है। पोर्टुगीज ये करने में असफल रहे और ये इनका उद्देश्य भी नहीं था कि जो हमारी समाज है, समाज व्यवस्था, आंतरिक समाज व्यवस्था, उसमें अपनी पैठ बनाए। उल्टा इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नीतियां ऐसी अपनाई जिसकी वजह से भारत का जो आम जनमानस था, जिन जिन क्षेत्रों में भी पोर्टुगीज थे, उनके दिमाग में पोर्टुगीज के लिए एक विलन वाली छवि बन गई। और वो नीतियां क्या थी कि जो पोर्टुगीज थे, इनकी रिलीजियस पॉलिसी या इनकी धार्मिक नीति, पोर्टुगीज की धार्मिक नीति में क्या था? जैसे आपने सुना होगा इंक्विजिशंस, धार्मिक न्यायाधिकरणों की स्थापना, गोवा में इंक्विजिशन, सिस्टम ऑफ इंक्विजिशंस, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, जबरन धर्मांतरण करवाना, लोगों का धर्म परिवर्तन कराना। इंक्विजिशन का मतलब जैसे आप धर्म परिवर्तन किया आपने और आप चोरी छिपे अपने पुराने धर्म का भी पालन कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर क्या होगी? कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा फोर्स्ड मैरिजेस, बलपूर्वक
विवाह की नीति कि भारतीय महिलाओं से बलपूर्वक हम विवाह करें ताकि धीरे धीरे, ठीक है, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी इंडियन सोसाइटी में हो जाए, तो ये नहीं होने वाला है। आज भी देखो हमारी सरकार तक कितनी सेंसिटिव है लव जिहाद के मुद्दों को लेके। तो उस दौर में पोर्टुगीज ने जो पॉलिसी अपनाई कि भारतीय समाज में पैठ बनाने के लिए हम फोर्स्ड कन्वर्जन करवा दें, इंक्विजिशंस लेके आए, पोस्ट मैरिजेस, बलपूर्वक विवाह की नीति अपनाए। इससे आप भारत के समाज की जो संवेदना है इसको छूने में असफल रहोगे। तो इन्होंने ऐसी कोशिश भी नहीं की। इंडिया में जो पावर स्ट्रक्चर्स थे, लोकल पावर ग्रुप्स थे, इनके साथ कैसे जोड़ना है खुद को, कैसे इनके साथ डिप्लोमेसी करके संबंध बेहतर बनाने हैं, इनको अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है, ये भी पोर्टुगीज करने में असफल रहा है। अंग्रेज बड़े चालाक थे इस मामले में। जैसे याद करो, जब आप मॉडर्न इंडिया में, चूंकि प्रीलिम्स आपने पढ़ा होगा, मैं ये मान के ये सारी की सारी क्लासेस ले रहा हूं, मॉडर्न इंडिया में आपने एंग्लो फ्रेंच वॉर्स पढ़ा होगा या कर्नाटिक वॉर्स पढ़ा होगा, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में पहला और तीसरा युद्ध जो था वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं हो रही थी उसी का रिफ्लेक्शन था। पहला था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का रिफ्लेक्शन था, तीसरा 7 ईयर्स वॉर का रिफ्लेक्शन था। लेकिन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में कर्नाटक युद्ध जो दूसरा युद्ध था वो भारत की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था, हैदराबाद और कर्नाटक की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। उत्तराधिकार, वहां पे जो सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ, उत्तराधिकार को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ उससे जुड़ा हुआ मामला था। तो देखो, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों अगर यहाँ के स्थानीय राजाओं के सक्सेशन डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, अगर एक पक्ष को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहा है तो दूसरे पक्ष को अंग्रेज सपोर्ट कर रहा है, इसके पीछे एक कारण यह है कि आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना ये उनकी कूटनीति का ही एक हिस्सा था। जब वो आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो फिर वो ये समझ पाएंगे कि आपके साथ कूटनीति कैसी करनी है, आपके साथ संबंध कैसे बनाए रखना है, आपको कमजोर कैसे करना है, आपको अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कैसे करना है। और यहां पे जो भी एक्सपीरियंस होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कर्नाटक युद्ध या द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीखा वो सब कुछ उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के दौरान यूज किया। यानी अंग्रेज बहुत अच्छे लर्नर्स भी थे, वो सीखते थे और जो सीखते थे उसको जाके अगले प्रोजेक्ट में उस चीज को इंप्लीमेंट कर देते थे। तो उन्होंने सीखा, उसको इंप्लीमेंट किया। उनकी नीतियां हमेशा एक रिजिड स्ट्रक्चर में नहीं रही। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों में आप देखोगे जरूरत के अनुसार बार बार क्या होता रहा है, बदलाव होता रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का होना अच्छी बात है। समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्लान्स में, स्ट्रेटजी में चेंज भी लाना चाहिए। जैसे आज मेरा प्लान ए है, लेकिन हो सकता है कि कल या परसों में 2 लोगों से मिलूं, उनकी बातें सुनूं, उनकी बातों को समझूं, उनकी बातों को परखूं, जांचूं और फिर मुझे लगा नहीं मैं तो गलत रास्ते पे जा रहा था, मेरी स्ट्रेटजी बी होनी चाहिए, है ना। तो देखो, सुनना, समझना, देखना, अनुभव प्राप्त करना और उन सबको परख कर अपनी नीतियों को बार बार पुनर्संयोजित करना, रीएडजस्ट करना, ये बेवकूफी नहीं है, ये बुद्धिमानी है। तो कंपनी के पास ये स्किल था। पुर्तगालियों में एक सबसे खास बात थी कि जो कुछ भी करना है वो उनकी जो रिलीजियस जील थी या उनका जो धर्म था उसको बहुत प्रायोरिटी में ऊपर रख के चलते थे। एक तो अपने धर्म को, रिलीजियस सुपीरियरिटी, धर्म और तमाम ऐसी चीजें, कट्टरता। दूसरी चीज ये समुद्री मार्ग पे कब्जा करना, लोकल लोगों के साथ या स्थानीय राजाओं के साथ पावर स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना नहीं। तो ये तो एक तरह से पहले खुद सेल्फ सर्टिफाई कर चुके थे कि भाई हम ये नहीं करने वाले हैं। जब ये नहीं करने वाले हो तो भारत में शासक बनने का सपना देखना तो आप भूल जाओ, है ना। ये मुद्दा है। दूसरी चीज, पोर्टुगीज कंपनी का जो नेचर था वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइंट वेंचर थी, डच कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी, पोर्टुगीज कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी नहीं थी, वो एक एंटरप्राइज था। अच्छा देखो, जब कोई कंपनी ज्वाइंट वेंचर होती है तो उसके 2 फायदे हैं। पहला कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, जैसे मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है और मैं अकेले कैपिटल लगाऊं, पूंजी लगाऊं, तो मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा रहेगा। अगर उस बिजनेस में मुझे नए एक्सपेरिमेंट्स करने हो तो शायद मैं वो नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा बजट फिक्स है।
मुझे उस बजट के अंदर करना है काम, और उस बजट के अंदर क्या क्या काम करना है ये पहले से डिसाइडेड है। अगर मैं उससे बाहर जाता हूं तो मैं मतलब बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है बीच में बंद करना पड़ जाए। एक तो ये समस्या होती है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ कैपिटल एक्युमुलेशन इजी होता है, उसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा लगा देते हैं। तो जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप एक्सपेरिमेंट्स करने से हिचकते नहीं हो। एक्सपेरिमेंट्स करने से हिचकोगे नहीं तो सफलता की संभावना बढ़ेगी। दूसरी चीज, जो रिस्क होता है, जो जोखिम होता है, वो शेयर्ड हो जाता है जॉइंट वेंचर कंपनी में। लेकिन इंडिविजुअल निजी इंटरप्राइज में जोखिम शेयर्ड नहीं होगा। अगर मैं 10 रुपए लगा के कोई बिजनेस शुरू करता हूं और कल को वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है और वो मेरी पूरी कैपिटल क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, अकेला एक आदमी उठा रहा है। तो देखो, जब भी इस तरह के इंटरप्राइजेस होंगे तो उनके सफलता की संभावना भी थोड़ी कम होती है। तो जॉइंट वेंचर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पोर्टुगीज इंटरप्राइज का स्ट्रक्चर वैसा नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि पोर्टुगीज को जो फिस्कल डेप्थ चाहिए था भारत जैसे देश में साम्राज्य निर्माण करने के लिए, शायद वो नहीं था। इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपनी भूमिका कन्फाइन कर रखी थी। और सबसे बड़ी बात है करप्शन और इनएफिशिएंसी। पोर्टुगीज इंटरप्राइज में करप्शन और इनएफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल का था। और करप्शन और इनएफिशिएंसी, और जब कंपनी के लोग अपने निजी व्यापार को कंपनी के हितों से आगे ला के रख देंगे तो कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। तो कंपनी के साथ ये भी एक प्रॉब्लम थी। और पोर्टुगीज कंपनी इसी तरह से ऑपरेट कर रही थी इंडिया में। लेकिन पोर्टुगीज के बाद आ गए डच, और डच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी, जॉइंट वेंचर कंपनी। डच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी, इनके दिमाग में पहले से फिक्स था कि हमें हर हाल में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, अपने लाभ को अधिकतम बनाना है। अच्छा, डच के दिमाग में ये नहीं था कि भारत में आके यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लेना है। लेकिन डच के दिमाग में ये जरूर था कि हमें अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो जब वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो पोर्टुगीज के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट, उनका संघर्ष होना अवश्यंभावी है। और इस संघर्ष में अगर कोई कंपनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, तो उसको लाभ होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इनका सामना डच से हुआ। डच के बाद अंग्रेज आ गए, ठीक है, उनसे नेक्स्ट लेवल के इंटेलिजेंट लोग। तो अब बताओ कि पोर्टुगीज का सामना किससे हुआ, पोर्टुगीज के प्रतिस्पर्धी कौन हुए, डच और अंग्रेज। तो उस प्रतिस्पर्धा में डच और पोर्टुगीज टिक नहीं पाएंगे। तो ये कुछ कारण थे जिससे पोर्टुगीज भारत में एक साम्राज्य निर्माण नहीं कर पाए। अर्ली बर्ड थे, बट ये अर्ली बर्ड होने का एडवांटेज, लाभ नहीं ले सके। तो पोर्टुगीज की कहानी आपको समझ में आई पूरी तरह से। देखो, जो बुकलेट्स आप कोचिंग में या कहीं भी पढ़ते हो वो पॉइंटर्स के फॉर्म में होते हैं। आपके पास जो जीएस के नोट्स होंगे वो भी पॉइंटर्स होंगे। तो पॉइंटर्स नोट्स की भी अपनी एक खूबी होती है कि हम कम समय में चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। बट देखो क्या होता है, केवल पॉइंटर नोट्स अगर हम पढ़ते हैं तो हम रिवाइज तो कर लेते हैं, बट हमारा सब कुछ, हमारी जो सोच है, हमारी जो राइटिंग स्किल है, सब कुछ मेमोराइजेशन बेस्ड हो जाती है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेलेवेंट पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन याद आ पा रहे हैं तो हम एग्जाम में लिख पाएंगे। बट जब क्वेश्चन क्वेश्चन को डिजाइन ऐसे किया जाता है तो पहला चैलेंज तो बच्चों के सामने क्वेश्चन को डिकोड करने का हो जाता है। तो ये जो क्लास का मॉड्यूल मैंने शुरू किया है, और इंग्लिश मीडियम में भी सेम फॉर्मेट पे क्लासेस आएंगी, तो इसमें उद्देश्य ये है कि जैसे जटिल से जटिल प्रश्न होगा, आप प्रश्न को देखते ही प्रश्न की मांग को समझ पाओगे, डिकोड कर सकोगे, और इतने विस्तृत चर्चा के बाद आप पॉइंटर्स तो खुद भी बना सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि पोर्टुगीज कंपनी भारत में असफल हो गई, इसके पीछे कारण क्या थे। अब इतने देर की डिस्कशंस को सुनने के बाद आप आराम से 50-60 वर्ड्स में लिख सकते हो कि पोर्टुगीज कंपनी का नेचर क्या था। ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी नहीं थी तो इसके कुछ फिस्कल लिमिटेशंस थी। आपने क्या किया, क्रक्स निकाल लिया। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा कि शुरू से ही पोर्टुगीज की जो पॉलिसी थी वो क्या थी, व्यापार प्लस समुद्री मार्गों पर बलपूर्वक कब्जा करने की नीति। यानी इसमें क्या मिसिंग है, इसमें डिप्लोमेसी मिसिंग है, कूटनीति मिसिंग है, तो असफलता तय है। तीसरा पॉइंट आपने लिखा, क्या लिखा कि प्रारंभ से ही पोर्टुगीज की जो नीति थी वो साम्राज्य विस्तार की थी ही नहीं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की थी ही नहीं। इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ किस बात की थी, है ना,
इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ नेवल डोमिनेंस थी, समुद्री क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित करने की। वहां पे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टाज सिस्टम। फिर आप लिख सकते हो पोर्चुगीज की जो धार्मिक नीति थी, ऑर्थोडॉक्स थी, रूढ़िवादी थी। क्या था? आप एग्जाम्पल में आंसर जब भी आप लिखो तो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप पॉइंटर्स लिख दो एग्जाम्पल, जैसे इंक्विजिशन, एग्जामिनर समझ जाएगा। धार्मिक न्यायाधिकरण, आपने लिख दिया बलपूर्वक विवाह की नीति, एग्जामिनर समझ जाएगा। जबरन धर्मांतरण, एग्जामिनर समझ जाएगा। तो इतना समझने के बाद पॉइंटर्स बना पा रहे हैं ना, और कुछ पॉइंट्स आप ऐड करोगे जो दूसरे बच्चों की आंसर में नहीं होगा। इस क्लास की यही खास बात है कि आप इस क्लास को देखोगे, आपका आंसर, आपकी स्किल एक भीड़ के आंसर और भीड़ की स्किल से अलग हो जाएगी। वो कैसे अलग होगी? जितने पॉइंट्स बताए थे वो सारे आप लोगों की नोट्स में होंगे। अगला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि पुर्तगाली जो थे, पोर्टुगीज जो थे, इन्होंने भारत में जो पावर स्ट्रक्चर है, शक्ति की संरचना है या सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, इसको समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, जिससे ये असफल रहे। अब ये लाइन जैसे ही आप ऐड करते हो, ये बहुत ही गहरी बात है। एक लाइन में आपने लिख दिया, बट इससे आपके आंसर में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, आपका आंसर बहुत सिंपल नहीं रह गया, बहुत साधारण नहीं रह गया। कि जो पुर्तगाली थे वो भारत की जो आंतरिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी, संरचना थी, इसको समझने में असफल रहे। लोगों की जो संवेदनशीलता है ना, उसको समझने में असफल रहे। तमाम ऐसी बातें, इनका सामना किससे हुआ? ब्रिटिश और डच कंपनियों से, जो ज़्यादा सुसंगठित थी, ज़्यादा डिसिप्लिन थी, उनके पास ज़्यादा फिजिकल सोर्सेस थे, ज़्यादा मिलिट्री सोर्सेस थे। करप्शन वाली पॉइंट आप लिख सकते हो। तो देखो, डिटेल डिस्कशन का मतलब है पॉइंटर्स हम बना सकते हैं, और फिर हम जब पॉइंटर्स बनाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे भी नहीं, लंबे समय तक ये हमारी मेमोरी में रहेगा। डिटेल डिस्कशन का मतलब किसी दूसरे टॉपिक के साथ जोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा किसी विषय को, क्योंकि हमारी समझ में, अंडरस्टैंडिंग में एक तरह से ये इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हम आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। मुझे लगा मेरी बात को आप समझ गए हैं। अब पोर्टुगीज के बाद दूसरा जो समूह था वो था डच। तो भारत में डच भी आए, और डच भी अंततः साम्राज्य निर्माता नहीं बन पाए। डच क्या थे? ट्रेडर्स बन के आए। तो डच कंपनी, डच वीओसी कंपनी को कहते हैं। तो डच कंपनी शुरू से ही क्या थी? एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी। और याद रखना, ये जितने भी यूरोपीय समूह हैं, इनमें सबसे पहले अगर किसी ने जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई थी तो वो डच कंपनी ही थी। और पिछली क्लास में बता चुका हूं कि भारत जो यूरोप में होने वाला क्राइसिस था, इन देशों में जो क्राइसिस था, उसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सुंदर संभावना प्रस्तुत कर रहा था, बेटर प्रोस्पेक्ट प्रस्तुत कर रहा था। तो इसी संभावना को देखते हुए डच भारत में आते हैं। और चूंकि ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी मतलब क्या है? कैपिटल एक्यूमुलेशन और रिस्क मिनिमाइजेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब अलग अलग लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है। रिस्क मिनिमाइजेशन, तो शेयर होल्डर्स के विश्वास को जीतने के लिए आपको यहां पे प्रॉफिट को, रिस्क को मिनिमाइज करना होगा, और साथ ही साथ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा, लाभ को अधिकतम बनाना होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। जब आप ये कर पाओगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओगे, लाभ को अधिकतम बना पाओगे, रिस्क को मिनिमाइज कर पाओगे, तो शेयर होल्डर्स का विश्वास आप में बढ़ेगा। तो कंपनी का जो नेचर था वो ऐसा था। तो ऐसी कंपनी हमेशा किस बात के लिए कोशिश करेगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, लाभ को अधिकतम बनाने के लिए। तो डच कंपनी प्रारंभ से ही जब भारत में आई तो उसका पूरा का पूरा फोकस क्या है? अपने लाभ को अधिकतम बनाना। जैसे पोर्टुगीज की तो एक पहचान बन चुकी थी, आइडेंटिटी बन चुकी थी, ठीक है, कि हर आदमी के साथ ही उलझते रहते थे। जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, ओशन रूट यूज कर रहे हो, धक्का मुक्की, तुमने कार्टाज लिया कि नहीं, तुम सी रूट का यूज करोगे तो तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। तो जैसे होता है ना कि जैसे हर मोहल्ले में दो चार गुंडे टाइप के लोग होते हैं जो आने जाने वाले हर आदमी को परेशान किया करते हैं। तो पोर्टुगीज की आइडेंटिटी वैसी बन चुकी थी, छवि ही वैसी बन चुकी थी। तो पोर्टुगीज को लोग व्यापारी के रूप में नहीं देख रहे थे,
लफंगों के रूप में देख रहे थे। तो डच ने अपनी आइडेंटिटी बदली। डच ने कहा भाई हमें वो लफंगे वाला कैरेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है, हमें लफंगे नहीं बनना है, बदमाश नहीं बनना है, फुकरे नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, व्यापारी बनना है। यानी शुरू से ही पुर्तगालियों के अपोजिट अगर हम डच को देखें तो डच ने अपने आप को एक कॉमर्शियल पावर या व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, अपना इमेज एक व्यापारी का बनाने की कोशिश की। और इसके पीछे कारण यही था कि इन्हें क्या करना था, शेयर होल्डर्स के विश्वास को जीतने के लिए प्रॉफिट को, लाभ को मैक्सिमाइज करना था। अच्छा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज तब किया जा सकता है जब आप कॉमर्स को मोनोपोलाइज कर लोगे, या व्यापार वाणिज्य जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स, इस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लोगे। तो देखो ये खूबी तो डच में भी थी। डच ने कहा देखो हम अपने लाभ को मैक्सिमाइज तब कर पाएंगे जब हम हमारे जो दूसरे यूरोपियन कंपटीटर्स हैं इनको हम आउट करेंगे और उनके बाजार पे अपनी पकड़ बना लेंगे। यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, व्यापार वाणिज्य पे एकाधिकार स्थापित करना है, मोनोपोलाइज करना है। और एकाधिकार करने के लिए आपको अपने प्रतिस्पर्धियों को बाहर खदेड़ना है। तो जब आप इस इंटेंशन से काम करोगे तो यहां पे पोर्टुगीज और डच के बीच में हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल राइवलरी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा देखी जाएगी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होगी तो एस्कर्मिसेस भी होंगी, झड़पें भी होंगी, कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, संघर्ष भी होंगे। तो ये हो रहा था, व्यापारिक स्पर्धा, झड़प, ये सारी चीजें हो रही थी। बस एक चीज डच के दिमाग में नहीं था और वो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यानी डच ने किस बात के लिए कोशिश नहीं की, तो क्षेत्रीय विस्तार के लिए डचों ने कोशिश नहीं की। डचों ने ये कोशिश बिल्कुल नहीं की, डचों ने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि भारत के जो भी आंतरिक क्षेत्र हैं, इंटरनल टेरिटरीज हैं, वहां पे जाएं, बलपूर्वक उन जगहों पे नियंत्रण स्थापित करें, वहां के शासकों को पराजित करें। इसके लिए डचों ने कोशिश बिल्कुल नहीं थी। और एक बात जो आपने पढ़ा भी होगा कि डचों का जो इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी, वो भारत से ज्यादा कहां थी, इंडोनेशिया में थी, स्पाइस आइलैंड्स थी। तो ये उनके इंटरेस्ट का भी मामला था कि डच जो हैं, डचों की रुचि भारत से ज्यादा कहां पे थी, स्पाइस आइलैंड्स में थी, इंडोनेशिया में थी। स्पाइस आइलैंड्स में इनकी रुचि ज्यादा क्यों थी, क्योंकि मसालों में जो महंगे मसाले हैं, सुपीरियर क्वालिटी के मसाले हैं, जैसे लौंग काफी महंगा होता है, जायफल काफी महंगा होता है, जावित्री काफी महंगी होती है। तो ये इस तरह के जो मसाले थे, सुपीरियर क्वालिटी के मसाले, हाई वैल्यू वाले स्पाइसेस, वो इन स्पाइस आइलैंड्स में बहुत आसानी से मिल जाते थे। तो डच का जो मेन इंटरेस्ट था वो स्पाइस आइलैंड था। तो अब सवाल यह है कि मेन इंटरेस्ट स्पाइस आइलैंड है तो आप इंडिया में क्यों बने हुए हो? अगर मेन इंटरेस्ट ही आपका स्पाइस आइलैंड है तो आप इंडिया में क्यों हैं? इसका भी आंसर है। इंडिया में डच इसलिए थे क्योंकि इंडिया को डच एक ऑक्सिलरी बेस की तरह यूज कर रहे थे। जैसे एक तरफ मैंने लिख दिया इंडिया, एक तरफ लिख दिया मैंने स्पाइस आइलैंड्स। इंडिया का एक क्षेत्र है जिसको हम कोरोमंडल क्षेत्र, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो अधिकतर डच सेटलमेंट्स जो भारत में थे वो इसी कोरोमंडल कोस्ट पे थे। और जब आप उन डच सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे ये सारे सेटलमेंट्स टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे। तो देखो डच क्या करते थे, इंडिया को ऑक्सिलरी बेस के रूप में यूज करते थे, यहां से टेक्सटाइल लेते थे और यहां पे जो स्पाइसेस हैं, जैसे मैंने बताया लौंग, जावित्री, है ना, जायफल वगैरह, यहां के टेक्सटाइल्स को यहां लाया स्पाइस आइलैंड में, इसको दिया, एक्सचेंज किया, स्पाइसेस लिए और इसको कहां ले गए, यूरोप। तो इस तरह से ये जो कोरोमंडल कोस्ट था ये डच के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो डच इंडिया को एक ऑक्सिलरी बेस के रूप में यूज कर रहे थे। जैसे पुलिकट, नागापट्टिनम, है ना, ये सारे सेंटर्स थे। हालांकि इनकी प्रेजेंस कोचीन में भी थी, सूरत में भी थी। तो डच ने कभी ये कोशिश नहीं की कि भारत में होने वाले जो भी स्थानीय उत्पादन है या लोकल प्रोडक्शन है इसको हम कंट्रोल करेंगे, ये कोशिश डच ने नहीं की। बल्कि इनकी कोशिश ये थी कि भारत में होने वाला जो लोकल प्रोडक्शन है, स्थानीय प्रोडक्शन है, ठीक है, हम कंट्रोल नहीं करेंगे,
लेकिन ये जो लोकल प्रोडक्शन है हम इसको परचेस करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे इस ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में। ये फर्क अंग्रेजों और डचों में है। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जो लोकल प्रोडक्शन था, भारत में जो भी स्थानीय उत्पाद था या उत्पादन था, अंग्रेजों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। और इस तरह से अंग्रेज या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत की इकोनॉमी के नेचर को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। जबकि डचों ने यह कोशिश नहीं की थी। डचों ने कोशिश किया कि भारत में जो लोकल प्रोडक्शन है हमें कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि उसको यूज करना है ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में, और उससे हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यानी वो एक ज्यादा, उनका जो नेचर था वो एक इंटरमीडियरीज के रूप में ज्यादा था। ठीक है, अगर हम कहें क्या वो इंडिया में अंग्रेजों की तरह, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंपीरियल कंटेंडर्स ऑफ पावर थे, तो ये कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा। हम कह सकते थे वो इंटरमीडियरीज थे। उनका मेन फोकस क्या है, व्यापार वाणिज्य। तो डच रिमेन्ड एज ट्रेडर्स टू द एंड एंड दे नेवर एस्पायर टू बिकम रूलर्स। ये सबसे खास बात है कि वो अंत तक व्यापारी ही बने रहे, उन्होंने शासक बनने की कोशिश नहीं की। अब सवाल ये उठता है क्यों कोशिश नहीं की? हर आदमी राजा बनना चाहता है, तो डच राजा क्यों नहीं बनना चाहते? ये राजा क्यों नहीं बनना चाहते? क्या इनकी ये पॉलिसी है या इनकी एक लिमिटेशन है? ठीक है, तो इस पे अलग अलग इतिहासकारों के विचार है। कुछ लोग कहते हैं जानबूझकर, ये एक तरह से व्यावसायिक बुद्धिमत्ता थी, कॉमर्शियल रेशियलिटी था, कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार वाणिज्य को ही क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। एक और बात इससे समझ में आती है कि भाई डच शासक नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि डचों ने इंडिया में जो लोकल पावर स्ट्रक्चर्स थे यहां भी इंटरफेयर नहीं किया, कोई इस तरह की डिप्लोमेसी नहीं की कि स्थानीय राजाओं को अपने साथ मिलाएं, एक को दूसरे के साथ लड़ाएं, या भारत की जो सामाजिक संरचना थी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, सामाजिक संरचना को अपने जरूरत के अनुसार बदलने की कोशिश नहीं की। अंग्रेजों ने ये सब कुछ किया। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति बदलने की कोशिश की, कन्वर्जेंस किए, हमारे जो कंज्यूमर टेस्ट्स हैं, हमारी कंज्यूमर नीड्स एंड बिहेवियर्स हैं, इन सबको बदलने की कोशिश की। डचों ने ऐसा कुछ नहीं किया, यह बात आपको समझना है। और वैसे भी जो नीदरलैंड है, उस समय यूरोप में कई सारे युद्ध चल रहे थे, कई तरह की राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं थी, तो उसमें उलझा हुआ था। तो इस तरह से डच भारत में शासक नहीं बन पाए। अब इतनी देर की जो बातचीत है, बहस है, अगर इसको 50 वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे आप लिखेंगे? आप जरूर लिखिएगा पेन पेपर पे, चूंकि इस क्लास का फॉर्मेट अलग है। जो मैं फाउंडेशनल लेक्चर्स अलग से पढ़ाता हूं उसमें वो पॉइंटर्स देता हूं, बताता हूं, बट ये क्लास अलग है ना। जो जैसे एस्पायरेंट्स की दो कैटेगरी होती है, एक होती है जो बेसिक पढ़ चुके होते हैं, तो ये क्लास उनके लिए है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और क्योंकि पॉइंटर्स में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आप चाहें तो इसमें से पॉइंटर्स लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? अब जैसे मैं भी सिखा रहा हूं आपको, 1-2-3 वीडियोस में सिखा रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा, आगे सिर्फ कहानी बताऊंगा। जैसे पॉइंटर्स आप निकालिए। डच कंपनी की प्रकृति, प्रारंभ से ही जॉइंट वेंचर कंपनी, पूरा का पूरा ध्यान किस पे था? लाभ को अधिकतम बनाने में। अपनी पहचान किस रूप में स्थापित की, है ना? तो कॉमर्शियल आइडेंटिटी, व्यापारिक पहचान स्थापित की, है ना? टेरिटोरियल एक्सपेंशन का कोई उद्देश्य नहीं था, नेवल कोएर्सन का कोई उद्देश्य नहीं था, इंडिया के लोकल पावर स्ट्रक्चर्स में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इंडिया में डचों ने क्या किया, है ना, जो लोकल प्रोडक्शन था इसको कंट्रोल नहीं करने की कोशिश की, बल्कि इसको अपने लाभ के लिए यूटिलाइज करने की कोशिश की। हाँ, इनका उद्देश्य एक जरूर था कि ये ट्रेड मोनोपोली जरूर चाहते थे, अपने कंपटीटर्स को उन जगहों से आउट करना चाहते थे जहां से ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते थे, है ना। गहरे वो साम्राज्य विस्तार, आंतरिक विस्तार जैसी चीजें नहीं थी, फूट डालो राज करो जैसी नीति नहीं स्थापित की, है ना, युद्ध नहीं किए, साम्राज्य विस्तार की कोई रणनीति नहीं थी। और इस तरह से और भी कई सारी चीजें मैंने बताई हैं, तो आप अपने आंसर में इंक्लूड करना है इनको, ठीक है। और ये सारी चीजें कब कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखने में काफी हेल्पफुल होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डच के बाद जो अगला समूह था वो क्या था? फ्रांसीसी, है ना। अंग्रेज सफल रहे तो अंग्रेजों को लास्ट में देख लेंगे, अंग्रेज सफल क्यों रहे। फ्रांसीसी भी आए, हालांकि फ्रांसीसी लेट इंट्रेंट्स थे, सबसे बाद में हिंदुस्तान में आए, और लेकिन कोशिश की इन्होंने। फ्रेंच भी आए,
दे वेयर लेट एंट्रेंट्स, यानी कि सबसे बाद में आए, है ना, और ये भी फेल हो गए, ये भी भारत में साम्राज्य निर्माण नहीं कर पाए। तो एक साधारण सी बात जो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश और फ्रांस, यही दो समूह ऐसे थे जो भारत में मेजर कंटेंडर्स ऑफ पावर थे, शक्ति के दो प्रमुख दावेदार। अगर हम कहें शक्ति के दो प्रमुख दावेदार कौन से थे, तो इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश और फ्रेंच। यही दो जो थे शक्ति के सबसे प्रमुख दावेदार थे। अब समझना है इस बात को, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए, पोर्टुगीज सबसे पहले आए। पोर्टुगीज डच और इंग्लिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ही उनकी कहानी खत्म हो गई। फ्रांसीसी जब आते हैं, है ना, यानी कि ये है 17वीं सदी का उत्तरार्ध जब फ्रांसीसी भारत में आते हैं। और हम क्या देखते हैं कि 18वीं सदी के पहले दशक से ही जो केंद्रीय सत्ता मुगल शासन है ना, ये डिक्लाइन होने लगता है। और इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि एक तरह से लेटर मुगल्स के काल में कहीं ना कहीं, है ना, राजनीतिक शून्यता कंप्लीटली नहीं कह सकते थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक वैक्यूम जरूर दिख रहा था। और इंडिया में जो मराठास थे, ऐसा लग रहा था कि इस वैक्यूम को फिल करने में सबसे आगे मराठास होंगे और शायद मराठास ही मुगल के बाद हिंदुस्तान के दूसरे शासक बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। और ऐसी दशा में जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो और कुछ दिख नहीं रहा हो, ऐसा नहीं लग रहा हो कि भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित कौन पर कर पाएगा, बाहरी शक्तियां ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी कंट्री में, तो बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप की भी संभावना बढ़ जाती है। और हस्तक्षेप करने की स्थिति में दो समूह थे, एक थे अंग्रेज और दूसरे थे फ्रांसीसी। हालांकि जब फ्रांसीसी भारत में आए तो अब पोर्टुगीज और डच से अलग है फ्रांसीसियों की पॉलिसी, अंग्रेजों की भी पॉलिसी पोर्टुगीज और डच से अलग है। यानी कि देखो, फ्रांसीसियों की पॉलिसी जो है, फ्रांसीसियों की पॉलिसी, इस पॉलिसी में ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य, सो होने वाले लाभ को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये पॉलिसी तो थी कि व्यापार वाणिज्य से होने वाले लाभों को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। साथ ही साथ इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल एस्टैब्लिश करना होगा, एकाधिकारवादी नियंत्रण स्थापित करना होगा बाजारों पे। और जब आप मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, एकाधिकारवादी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करोगे बाजार में, तो आपका टकराव किसके साथ होने वाला है? इंग्लिश के साथ होने वाला है। तो यहां पे जो टकराव होगा, इसी को हम कहते हैं कॉमर्शियल राइवलरी, वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा। लेकिन शुरू से ही फ्रांसीसी कंपनी की जो पॉलिसी है वो सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स की नहीं है, सिर्फ व्यापार वाणिज्य की नहीं है। इन्होंने इंडिया में जो लोकल पावर स्ट्रक्चर्स थे, स्थानीय राजनीतिक संरचनाएं, यहां पे इंटरफेयर या हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। इंटरफेयर या हस्तक्षेप करने का मतलब है कि इनकी पॉलिसी थी एक्टिव पॉलिटिकल इंटरवेंशन की, सक्रिय राजनीतिक हस्तक्षेप की। इन्होंने शुरू से ये नीति अपनाई। और जब आप ऐसा करते हो, लोकल पावर स्ट्रक्चर्स में इंटरफेयर करते हो, स्थानीय राजनीति में, स्थानीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हो, तो ये क्या हो गया? एक तरह से डिप्लोमेसी हो गया। तो फ्रांसीसियों ने ये नीति शुरू से ही अपनाई और इस नीति का उद्देश्य ये था कि ये जो लोकल पावर स्ट्रक्चर्स है, इनको समझना, साथ ही साथ इन लोकल पावर स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद डिप्लोमेसी को समझना, इनकी आंतरिक स्थितियों को समझना, और ये जो लोकल पावर सेंटर्स हैं, इनकी जो शक्तियां हैं और इनके जो संसाधन हैं, इसको अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना। टू यूज एंड यूटिलाइज द पावर एंड रिसोर्सेज ऑफ दिस लोकल पावर कंटेंडर्स इन देयर फेवर बाय गिविंग देम सम ऑफर्स। और वो ऑफर क्या थे कि फ्रांसीसियों के पास वेल ट्रेंड यूरोपियन आर्मी थी, तो ये इस वेल ट्रेंड यूरोपियन आर्मी
कि सेवाएं देना चाहते थे लोकल रूलर्स को, ताकि वो अपने जो भी लोकल कंटेंडर्स हैं, उनके जो आपसी दुश्मन, मतलब आस पड़ोस के जो दुश्मन हैं, लोकल एनिमीज, उन पे बढ़त बना सके। तो इसके लिए इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया। जो इनके यहाँ सक्सेशन डिस्प्यूट्स थे, इनमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। और इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में अगर कोई आदमी सबसे आगे रहा तो उसका नाम है डुप्ले। और डुप्ले ने, जैसे भारत में आपने सब्सिडियरी अलायंस पढ़ा होगा, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति, एक्चुअली वो पॉलिसी जो सब्सिडियरी अलायंस की थी, वो पॉलिसी ब्रेन चाइल्ड थी डुप्ले की। यानी कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत ही डुप्ले ने की थी। आगे चल के इस मॉडल को कॉपी किया अंग्रेजों ने। यानी कि यह बात क्लियर है कि फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी है, साम्राज्य प्रसार भी है। फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य है वो लोकल पावर्स या लोकल रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष भी है, इसीलिए हस्तक्षेप कर रहा है। यानी फ्रांसीसी इस बात को शुरू से सुनिश्चित मान के चल रहे हैं कि हमें क्या करना है, इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग करनी है, साम्राज्य निर्माण करना है। और सबसे खास बात है कि इसी तरह का जो इंटेंशन था वो अंग्रेजों का भी था। अंग्रेज भी यही करना चाहते थे। तो जब दोनों लोग एक ही मॉडल पे काम करना चाहते हो, दोनों लोगों का इंटरेस्ट एक ही है ना, और प्रतिस्पर्धा है, तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉमर्शियल राइवलरी है, वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता, ये सिर्फ कॉमर्शियल राइवलरी नहीं रह जाएगी, ये सिर्फ वाणिज्यिक प्रतिद्वंदिता नहीं रह जाएगी, बल्कि यह धीरे धीरे औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में भी बदल जाएगी, कॉलोनियल राइवलरी में भी बदल जाएगी। और ये हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में या कर्नाटक वॉर्स में। आप सभी को पता है अंग्रेज और फ्रांसीसी केवल भारत में ही नहीं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देखें, वैश्विक संघर्ष में, अलग अलग महाद्वीपों में, यूरोप में, अफ्रीका में, अलग अलग जगहों पे एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में थे। यूरोप में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है, 1740 की घटना है, ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, 1740 की घटना है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ऑस्ट्रिया का राजा था चार्ल्स सिक्स, उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, बेटा नहीं था, उसकी एक सिर्फ बेटी थी। और उसे ये पता था कि मेरे मरने के बाद बेटी को साम्राज्य का वैध उत्तराधिकारी मानने से लोग इनकार कर देंगे। तो फिर वो 1713 में एक नियम बनाता है अपने जिंदा रहते ही, और वो कहता है कि मेरे मरने के बाद, प्रेगमेटिक सैंक्शन उसको कहते हैं, कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरी बेटी होगी। तो ऑस्ट्रिया उस समय हैब्सबर्ग वंश के अंतर्गत आता था। तो हैब्सबर्ग वंश के अंदर आने वाले जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी स्थानीय राजाओं ने कहा ठीक है भैया, हम तुम्हारी बेटी का नाम मारिया थेरेसा था, हम उसको शासक मान लेंगे। बट 1740 में जब चार्ल्स सिक्स की मृत्यु हो गई, तो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्यों ने मारिया थेरेसा को शासक बनाने से मना कर दिया। उनका हम नहीं मानते मारिया थेरेसा को अपना शासक। इसमें सबसे आगे बढ़ के एक राज्य आया जिसका नाम था प्रशा। प्रशा ने कहा कि नहीं, हम मारिया थेरेसा को अपना शासक नहीं मानेंगे, और उसने ऑस्ट्रिया के एक क्षेत्र सिलीशिया पे कब्जा भी कर लिया। कॉन्फ्लिक्ट की इस तरह से शुरुआत हो गई। कुल मिला जुला के एक अपॉर्चुनिटी देखा लोगों ने कि ऑस्ट्रिया का साम्राज्य कमजोर होगा और इस बिखरते हुए साम्राज्य से हम कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। फ्रांस ने सपोर्ट किया प्रशा को, और इंग्लिश आ गए सपोर्ट में, किसके, ऑस्ट्रिया के। अच्छा देखो, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी एक महिला है, उसको अंग्रेज क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मारिया थेरेसा को। और यही अंग्रेज जो है, 1740 की घटना है, यही अंग्रेज जब भारत में डलहौजी आता है और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाता है, व्यापगत की नीति, कि किसी राज्य में अगर किसी का कोई मेल है नहीं है तो उसका राज्य स्वतः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय समझ लिया जाएगा, है ना। ये पढ़ा है ना आपने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत की नीति, कि अगर किसी शासक का पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसी दशा में वो राज्य स्वतः रूप से अंग्रेजी शासन के अंतर्गत शामिल मान लिया जाएगा। देखो कितना दोहरा चेहरा है अंग्रेजों का। एक जगह
वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में मारिया थेरेसा को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया में वेलेस्ली को खुली छूट दे रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आओ। खैर ये अलग प्रसंग हो गया। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में ही नहीं, अलग अलग वॉर्स में, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी उलझे हुए थे। एक तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था जो 1740 से लेकर 48 तक चला। इसका रिफ्लेक्शन इंडिया में भी देखा गया फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर के रूप में। ऐसे ही एक 7 इयर्स वॉर था 1756 से 1763 तक जो यूरोप में हो रहा था। इसका रिफ्लेक्शन इंडिया में भी देखा गया थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर के रूप में। लेकिन जो सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर था वो शुद्ध रूप से भारतीय पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष शामिल था। जैसे हैदराबाद में नसीर जंग और मुजफ्फर जंग है, तो मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने सपोर्ट कर दिया और नसीर जंग को अंग्रेजों ने सपोर्ट कर दिया। ऐसे ही कर्नाटक में चंदा साहिब हैं और मोहम्मद अली खां वल्लजा है। ठीक है, पहले अपना आईफोन अनलॉक करना होगा। मोहम्मद अली खां वल्लजा है। तो यहां पे मोहम्मद अली खां को अंग्रेजों ने सपोर्ट कर दिया, चंदा साहब को फ्रांसीसियों ने सपोर्ट कर दिया। तो अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि भारत में ये लोकल स्टेट्स हैं, स्थानीय राज्य हैं, हैदराबाद और कर्नाटक, यहां जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, सक्सेशन डिस्प्यूट है, उत्तराधिकार के लिए होने वाला जो संघर्ष है, इसमें दो विरोधी पक्षों को इन दोनों कंपनियों ने अलग अलग कंटेंडर्स ऑफ पावर को सपोर्ट कर दिया। यही तो यूरोप में भी हो रहा था कि ऑस्ट्रिया है ना, मैं मारिया थेरेसा को फ्रांस सपोर्ट नहीं कर रहा था तो इंग्लिश ने सपोर्ट कर दिया मारिया थेरेसा को। तो वो चीजें तो इंडिया में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों एक दूसरे के कड़े औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धी थे। लेकिन फाइनली फ्रांसीसी तो भारत में साम्राज्य बनाने में असफल हो गए, वो भारत में साम्राज्य निर्माण नहीं कर पाए। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की स्थिति सबसे बड़ा कारण है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आप पढ़ते हो 1789 में, तो 1789 क्या है, 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ है। तो भारत में हम क्या देख रहे हैं कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में फ्रांस खुद ही लोकल लेवल पे, वहां पे जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं उनको सॉल्व करने में असफल है। तो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य निर्माण करेंगे, इस बात की संभावना वहीं पे खत्म हो जाती है। यानी कि जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको अपने होम स्टेट से, ब्रिटेन से जिस लेवल का सस्टेन्ड सपोर्ट, लगातार समर्थन मिल रहा था, फ्रांसीसियों को उस लेवल का सपोर्ट मिल पाए यह संभव नहीं था। क्योंकि फ्रांस की जो आंतरिक हालत थी वो बहुत खराब थी। वो खुद अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ नहीं सकते थे। फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो काफी सेंट्रलाइज्ड और स्टेट कंट्रोल्ड थी, राज्य नियंत्रित थी, और राज्य की स्थिति वहां खराब थी। तो आपको क्या होगा, राज्य से आपको अगर जो डिजायर्ड हेल्प एंड सपोर्ट है, जो मदद आप चाहते हैं, वो आपको मिल नहीं पाएगी। जबकि अंग्रेजी कंपनी को इन सब चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। फ्रांस में जो लीडरशिप जो थी वो भी बहुत ही इनकंसिस्टेंट थी, असंगत थी। जैसे लीडरशिप तालमेल नहीं ठीक से बिठा रही थी। जैसे फ्रांस में जो डुप्ले है, फ्रांसीसी गवर्नर, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैंने बताया कि ये डुप्ले की ही पॉलिसी थी। आगे चलकर लॉर्ड वेलेस्ली जिसको कॉपी करता है और सहायक संधि का नाम देता है, ये पॉलिसी डुप्ले का ही ब्रेन चाइल्ड था। तो इतना अच्छा काम करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर, आपने उसको वापस बुला लिया और उसकी जगह दूसरे गवर्नर को भेज दिया जिसने डुप्ले की पॉलिसी को आगे उस तरह से कंटिन्यू नहीं रखा। एक ये रीजन है। एक और रीजन है कि पोर्टुगीज जो शुरू में तो समुद्र में डोमिनेंट थे, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गए, उनकी शक्ति कमजोर हो गई। अब फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों के सामुद्रिक शक्ति का अगर आप तुलना करोगे तो आप पाओगे कि ज्यादा शक्तिशाली कौन था, अंग्रेजी नौसेना, वो ज्यादा शक्तिशाली थी, फ्रांसीसी काफी पीछे थे। तो देखो, समुद्री मार्गों पे अंग्रेजों का बहुत ही तगड़ा कंट्रोल था, मजबूत नियंत्रण था। तो भारत में जब भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई होती थी तो फ्रांसीसियों के लिए सपोर्ट कहां से आएगा, यूरोप से आएगा।
अंग्रेज क्या करते थे, वो सप्लाई लाइन को ही कट कर देते थे, समुद्र में मजबूत थे तो फ्रांसीसियों के लिए जो सपोर्ट आएगा उस सप्लाई लाइन को ही कट कर देंगे। जैसे उस सप्लाई लाइन को कट करेंगे समस्या खड़ी हो जाएगी, फ्रांसीसियों की हार सुनिश्चित हो जाएगी। तो सप्लाई लाइन को बहुत शानदार तरीके से अंग्रेज नियंत्रित करते थे समुद्र में, और भारत में फ्रांसीसियों को कमजोर करने के लिए इन्होंने समय समय पे उस सप्लाई लाइन को डिसरप्ट भी किया। और ऐसा ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि अंग्रेजों की जो नौसेना थी, फ्रांसीसियों की जो समुद्री शक्ति थी, नौसेना थी, उस पर काफी भारी थी। तो एक तरह से ये क्या है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी। कुछ इतिहासकार, खास तौर से जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, वो इसकी बात करते हैं। तो ये बात आपको समझना है। यानी अगर आप डिप्लोमेटिक स्किल्स की भी बात करेंगे तो डिप्लोमेटिक स्किल्स तो फ्रेंच की भी थी, लेकिन वो सस्टेन्ड और कंटिन्यूड नहीं रह पाई। वहां का जो नेतृत्व था वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की पहचान ही नहीं कर पाया, ये उनकी कमी थी। फ्रांसीसी और अंग्रेजों में जब कंपेयर करोगे तो अंग्रेजों के पास लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, फ्रांसीसियों के पास नहीं थे। अंग्रेजों के पास एडेप्टिव डिसीजन मेकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी जिस लेवल की थी, फ्रांसीसियों के पास नहीं थी। फ्रांस की सरकार जिन चुनौतियों से जूझ रही थी, अंग्रेजी सरकार उन चुनौतियों से नहीं जूझ रही थी। तो इसका लाभ कंपनी को मिलना तय था। तो मुझे लग रहा है आप ये बात समझ गए। एक पिक्चर आपके दिमाग में बना कि फ्रांसीसी भारत में असफल क्यों हो गया। तो जब पोर्टुगीज असफल हो गए, डच असफल हो गए, फ्रांसीसी असफल हो गए, तो अंत में सफल कौन हुआ? तो सफल हुए अंग्रेज। यानी कि इंग्लिश सफल हुए, पोर्टुगीज फेल, डच फेल, फ्रेंच फेल, इंग्लिश सफल। तो अब सवाल उठता है क्यों सफल? इस बात का जवाब हमें देना है। तो एक अब तक के डिस्कशन से बहुत सारे पॉइंट्स तो आपको मिल ही चुके होंगे कि अंग्रेज क्यों सफल हो गए, लेकिन मैं आपको और स्पष्ट तरीके से बताऊंगा कि अंग्रेज सफल कैसे हो गए, है ना। तो भारत में अंग्रेज सफल रहे। अंग्रेजों की सफलता का कोई एक कारण गिना देना, ये अंग्रेजों के साथ ही अन्याय हो जाएगा। अंग्रेजों की सफलता के तमाम ऐसे कारण थे और हम उन सभी कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जब बनी 1599 में बैठक हुई, कंपनी बनी, 1600 में इसको चार्टर बना, तो अपनी शुरुआती अवस्था में, इनिशियल स्टेज में, ये टेम्पररी सी वॉयज बेस्ड कंपनी थी। टेम्पररी सी वॉयज कंपनी बेस्ड कंपनी थी। ये रियल सेंस में जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं थी। ये रियल सेंस में जॉइंट वेंचर कंपनी आगे चल के बनती है, जिसमें लगभग मान के चलो कि मतलब क्या है, 1647 यही टाइम है शायद, 47 57, मुझे लग रहा है 47 ही है। इसी के आसपास जाकर ये जेवीसी कंपनी बनती है। यानी कि देखो, समय और परिस्थितियों के अनुकूल खुद को अडेप्ट किया। डच भी थे तो अंग्रेजी ने क्या किया, अंग्रेज कंपनी ने खुद को एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाया। जॉइंट वेंचर कंपनी बनने के बाद मैंने वही कहा आपको कि कैपिटल एक्यूमुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा और जो रिस्क कैपेबिलिटी आपकी है, जोखिम सहने की क्षमता है, ये भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जॉइंट वेंचर कंपनी। अच्छा, जब जॉइंट वेंचर कंपनी है तो इस कंपनी में शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, यानी आपकी जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी है तो आपको शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी दिलाना है, लाभांश भी दिलाना है, डिविडेंड्स भी दिलाना है। और डिविडेंड्स दिलाने के लिए आपको कंपनी के प्रॉफिट को, लाभ को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, अधिकतम बनाना होगा। ये बात तय है। और कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का एक तरीका था, और वो क्या था कि मार्केट को मोनोपोलाइज कर लो, बाजार पे एकाधिकारवाद स्थापित कर लो। अंग्रेजों ने ये सब किया। साथ ही साथ इंडिया में जो लोकल प्रोडक्शन सेंटर्स थे, स्थानीय उत्पाद के केंद्र थे, अंग्रेजों ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, नियंत्रित करने की कोशिश की। डचों ने उसको कंट्रोल नहीं करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पे लोकल प्रोडक्शन सेंटर्स को अंग्रेजों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, नियंत्रित करने की कोशिश की।
क्योंकि शुरुआती दशा में इनका उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का था, लाभ को अधिकतम बनाने का था। तो इनकी जो नीति है शुरू में ट्रेड प्लस डिप्लोमेसी की थी। ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप को समुद्र का गुंडा इन्होंने नहीं बनाया पुर्तगालियों की तरह। इन्होंने अपनी छवि एक व्यापारिक कंपनी की ही रखी शुरू में। अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत में बहुत सारे समृद्ध व्यापारिक समूह थे, प्रॉस्परस ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, जैसे जो अलग अलग देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। उन भारतीय व्यापारिक समूहों के लिए भारतीय जो भी व्यापारिक घराने थे, उन भारतीय व्यापारिक घरानों के लिए अपना ईगो साइड में रखकर अंग्रेजों ने जूनियर पार्टनर्स के रूप में काम किया शुरू में। लेकिन आगे चलकर यही अंग्रेज क्या बन गए? ट्रेड एंड कॉमर्स में सीनियर पार्टनर्स बन गए और भारतीयों को, इंडियंस को इन्होंने अपना जूनियर पार्टनर्स बना लिया। यानी अपनी ईगो के साथ, ठीक है, जैसे कहते हैं ना पार्डन डिप्लोमेसी, अपॉर्चुनिस्टिक, जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़ लिया और मजबूत हुए तो फिर ठीक है अपना तेवर दिखाया। अंग्रेज इस काम में माहिर थे। देखो एक घटना मैंने फाउंडेशन क्लासेस में आप लोगों को बताया है, चाइल्ड्स वॉर। जब औरंगजेब था उस दौरान अंग्रेजों को लगा अरे एक बार ट्राई करके देखते हैं, है ना, पंगा लेते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के साथ। औरंगजेब के साथ पंगा ले लिया, फिर बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। जब ये हारे तो फिर इनको रियलाइज हुआ कि भाई अभी मुगल शासक के साथ लड़ने जैसी स्थिति नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने पार्डन डिप्लोमेसी का यूज किया अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों ने औरंगजेब के सामने हाथ जोड़ लिए, कहा भाई माफ कर दो, जितना नुकसान हुआ है हमें ले लो, तुम हमें अलाउ करो, हम सिर्फ व्यापार करेंगे, आपको कुछ परेशान नहीं करेंगे और हम जितना भी लॉस हुआ उसको कंपेंसेट करने के लिए तैयार हैं। बट वही औरंगजेब की मौत होती है, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी को जब अनुकूल दशाएं दिखती हैं तो कंपनी क्या करती है, ठीक है, अपने कैरेक्टर को बदलती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है कि वो एडेप्टेबिलिटी, वो फ्लैक्सिबिलिटी, वो अपॉर्चुनिस्टिक होना भी अपने आप में एक टैलेंट है। जीवन में कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता? हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, दूसरों को एग्जाम्पल देता रहता है, देखो वो इतना अपॉर्चुनिस्टिक है, मौका मिलते ही इसने इसको बेवकूफ बनाया और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। सीढ़ियां सफलता की तो तुम भी चढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम ये कर नहीं पा रहे हो क्योंकि वो करने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है। ये बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, कि क्लेवरनेस, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना, है ना, एक ऐसी जगह पे आके अपनी पहचान बनाना जहां पे आपकी कोई पहचान ही नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? ये एडेप्टेबिलिटी को दिखलाती है कि परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने की क्षमता आप में है कि नहीं, वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, शिफ्टिंग अलायंसेस। ठीक है, एक कहते हैं ना कि वही सफल है आज के जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ठीक है, तो वो शिफ्टिंग अलायंसेस भी एक आर्ट है, अंग्रेजों में था। ठीक है, ए के साथ हैं, ए के साथ दिखते रहेंगे, जाके बी की हेल्प कर देंगे, बी का सपोर्ट कर देंगे, सक्सेशन डिस्प्यूट में इंटरफेयर करेंगे ताकि आपके, कहते हैं ना, घर का वेदी लंगा डाहे, आपके इंटरनल मैटर्स, अंदर क्या चल रहा है राज्य में, आपके दरबार में कितने गुट बने हुए हैं, इन सब की जानकारी उनको ठीक ढंग से हो जाए। तो ये काम तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अंग्रेज कर रहे थे। और इंस्टीट्यूशनल सुपीरियरिटी, देखो संस्थाओं को गढ़ा कैसे इन्होंने, बनाया कैसे इसने। जैसे इंडिया में जब हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की बात करते हैं, तो देखो भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापना की बात करते हैं तो दो युद्ध, एक है बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आप सभी को पता है। इसके बाद एक ट्रीटी हुई जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में। और इससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, दीवानी राइट्स मिल गए थे। और जब हम दीवानी राइट्स की बात करते हैं तो दीवानी अधिकार का मतलब क्या है? दीवानी अधिकार का मतलब है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। अब यहां पे देखो सबसे बुद्धिमानी क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि भारत से जो भू राजस्व ये इकट्ठा कर रहा है, ये क्या है? एक तरह से इनको कलेक्टिंग राइट्स मिला हुआ है।
वसूलने का अधिकार मिला हुआ है। धीरे धीरे ये क्या करेंगे कि इसी भू राजस्व को क्या बना लेंगे, सोर्स ऑफ इनकम, अपने आय का साधन बना लेंगे। इसको वो अपना आय समझने लगेंगे। इस तरह से सिस्टम को डिजाइन करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन करेंगे, और इस आय से क्या करेंगे, वो इस आय से भारत से कच्चा माल, यानी भारत से अंग्रेजों को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल्स, तो इसी आय से वो भारत से कच्चा माल खरीदने लगेंगे, और भारत से कच्चा माल खरीद के कहां भेज देंगे, ब्रिटेन। तो एक तरह से उनको कच्चा माल, रॉ मटेरियल कैसे मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में मिल गया। भारत में यहां के लोकल रूलर्स से लड़ने में जिन सैन्य संसाधनों का प्रयोग करना है, ऑब्वियस है जब आप कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में आओगे तो मिलिट्री एक्सपेंसेस होंगे, तो उन एक्सपेंसेस को कहां से कंपेंसेट करना है, तो इसी भू राजस्व से करना है। यहां तक कि वॉर फाइनेंसेस, यूरोप में लड़े जाने वाले जो युद्ध हैं, इसको भी कंपेंसेट कहां से करना है, यहीं से करना है। तो अब आप इमेजिन करिए कि एक ट्रेडिंग कंपनी जिसको ब्रिटिश सरकार ने भेजा है, वो यहां पे होने वाले सारे खर्चों की भरपाई यहीं से कर ले रही है, तो ब्रिटिश सरकार को कोई बर्डन है क्या, नहीं। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर यही कंपनी भारत में जो भी लोकल वॉर्स ये फॉट करते या जो कुछ भी करते, अगर हर चीज के लिए पैसा ब्रिटेन से मांगते, तो ब्रिटिश सरकार नाराज होती इन पे। जैसा कि फ्रांसीसियों के साथ था, उन्हें हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, स्टेट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो अंग्रेज कितने होशियार थे, इन्होंने सिस्टम को उस हिसाब से डिजाइन किया कि सेल्फ फाइनेंस कर सकें इंडिया में अपनी सारी व्यापारिक और सैन्य गतिविधियों को। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे फ्रांसीसी कंपनी, मैंने कहा फ्रांसीसी कंपनी में एक शानदार गवर्नर था डुप्ले, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी में जो अधिकारी है, ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, सोल्जर है, देखो सरकार जो है, फ्रांस की सरकार, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सबसे योग्य है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश सरकार इस बात को बहुत बेहतर समझ रही थी कि हमारी कंपनी में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन लोग हो सकते हैं, तो उन्होंने उन लोगों को मौका दिया। फ्रांसीसी सरकार ने अच्छे लोगों को मौका दिया ही नहीं, यहां तक कि जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको उठा के कहीं और फेंक दिया। वो कहावत सुने हो ना, है ना, कि रेस के घोड़े को बारात का घोड़ा बना देना और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देना, ये बात कोई फ्रांसीसी सरकार से सीखे। अंग्रेजों को अच्छी पहचान थी कि कौन रेस का घोड़ा है और कौन बारात का घोड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी कंपनी के डायरेक्टर्स और यहां पे जो ऑफिसर्स थे, उनकी जो भूमिका थी वो मल्टीपल रोल्स में थी, बहुस्तरीय भूमिकाएं थी। जैसे क्लाइव को देखो, क्लाइव एक व्यापारी भी है, प्राइवेट ट्रेड करता था, खूब करप्शन किया, खूब पैसा कमाया, सुना होगा आपने, है ना। हालांकि अच्छी बात नहीं है करप्शन। क्लाइव एक सैनिक था, क्लाइव क्लर्क था, वहां से प्रमोट होते होते क्या बन गया, गवर्नर बन गया, एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। क्लाइव एक डिप्लोमेट भी था, क्लाइव एक शानदार फाइनेंशियल मैनेजर भी था। तो एक अधिकारी कितने रोल्स को, मल्टीपल भूमिकाओं को निभा रहा है, ये देखो। और अंग्रेजों के पास जितने अधिकारी थे सब ऐसे ही थे। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो डिप्लोमेट भी थे, बहुत अच्छे व्यापारी भी थे, बहुत अच्छे सैनिक भी थे। तो ये सबसे खास बात है, ये चीज दूसरी कंपनियों में नहीं थी। यानी कि स्किल जो है, कौन कहां पे फिट होगा, किसकी स्किल क्या है, इस बात की समझ अंग्रेजी कंपनी के डायरेक्टर्स को थी और उसको कहीं ना कहीं सरकार से समर्थन भी था। तो ये बात आपको समझना है कि अंग्रेज भारत में सफल हुए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण सैन्य और आर्थिक संसाधन तो है ही है, ये सारी भी चीजें हैं। और जो नौसैनिक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, नेवल स्ट्रेंथ है, ये भी इनको एक कॉम्पिटिटिव एज, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाती है। अंग्रेजों ने क्या किया, चूंकि शुरू से ही इनको पता था कि हमें एम्पायर बिल्डर बनना है। जैसे कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि भारत में अंग्रेज आए और हिंदुस्तान कब जीत लिया उनको पता ही नहीं चला। ब्रिटिश came and established control over India. They conquered India in a fit of absent mindedness. ठीक है, तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी थी, शुरू से इनको पता था
कि हमें क्या है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब है एम्पायर बिल्डिंग कहीं ना कहीं आपने सोच रखा है, और इसके लिए इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक और ग्रेजुअल वे में, व्यवस्थित और क्रमिक रूप में जो लोकल पॉलिटिक्स हैं, लोकल सेंटर्स ऑफ पावर है, वहां पे इंटरफेयर किया। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, राजनीतिक बिखराव की स्थिति थी, अलग अलग नए स्वतंत्र, अर्ध स्वतंत्र और उत्तरवर्ती राज्य थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो लोकल सेंटर्स ऑफ पावर्स थे, इनके झगड़ों को सॉल्व करने के लिए, एक के विरुद्ध दूसरे को सहायता देने के लिए, डिप्लोमेटिक हेल्प और सपोर्ट के नाम पे शुरू में एक मध्यस्थ के रूप में, एक इंटरमीडिएट के रूप में अपने आप को पेश किया। धीरे धीरे बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से अपनी भूमिका एक एलाइज या सहायक के रूप में, सहयोगी के रूप में स्थापित कर ली, और आगे चल के ये क्या बन गए, इन्होंने उस पूरे के पूरे राज्य को ही हड़प लिया, निगल लिया, ये डोमिनेंट पावर बन गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने बताया कि व्यापारियों के साथ भी यही किया, अंग्रेज आए तो पहले जूनियर पार्टनर थे, बाद में सीनियर पार्टनर बन गए, बॉस बन गए। राज्यों के साथ भी यही किया, पहले गए इंटरमीडिएट आर्बिटर बनकर, इंटरमीडिएरी पावर बनकर, उनके एलाइज बनकर, बाद में उस पूरे के पूरे राज्य को हड़प लिया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, मैंने कहा डिवाइड एंड रूल, पहले भी बता चुका कि डिवाइड एंड रूल को अप्लाई करना कोई आसान काम नहीं है। आपको जब तक समाज और राजनीति की छोटे छोटे लेवल्स की माइक्रो एनालिसिस नहीं होगी, तब तक आप इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अंग्रेजों ने ये सब किया। प्लासी की लड़ाई में आप देखते हो कॉन्स्पिरेसी का रोल कितना है। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, आगे बताऊंगा आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब जहां जिस तरह की नीति लागू हो सकती है उस तरह की नीति इन्होंने लागू की। तो हम कहते हैं कि कई सारी चीजें एक साथ चल रही थी। भारत में अंग्रेज सफल हो गए इसके लिए जहां जरूरत पड़ा उन्होंने गठबंधन किया, जहां जरूरत पड़ा किसी लोकल पावर को एलाई बनाया, उसको अपना सहयोगी बनाया, जहां जरूरत पड़ा वहां पे प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाई, और जहां जरूरत पड़ा वहां उन्होंने संघर्ष भी किया। तो इस तरह से वो भारत में, है ना, अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो पाए। व्यापार वाणिज्य को भी प्रॉफिटेबल बनाया, यहां से प्राप्त रेवेन्यू को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी दक्षता ही है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी मैं कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है कि अंग्रेजों ने भारत में एक बड़ा ही व्यापक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, और उसी प्रशासनिक ढांचे ने भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व प्रदान किया, स्टेबिलिटी प्रदान की। उसी प्रशासनिक ढांचे ने भारत में ब्रिटिश शासन को वैधता, लेजिटिमेसी प्रदान की। उसी प्रशासनिक ढांचे ने भारत में ब्रिटिश शासन के प्रसार को संभव बनाया, एक्सपेंशन को संभव बनाया। भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया, जुडिशियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय प्रणाली से संबंधित व्यवस्था, पुलिस सिस्टम, सिविल सर्विसेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, तमाम ऐसी चीजें लेके आए। भारत में व्यापक लैंड सर्वे कराया, सेंसस कराया, है ना, लीगल कोड्स को डेवलप किया। तो एक नॉलेज बेस्ड गवर्निंग सिस्टम को भी डेवलप किया, और इसके पीछे रीजन था कि देखो, सफलता पाना या सफलता के शीर्ष पे पहुंच जाना और सफल होकर उस सफल स्थिति में लंबे समय तक बने रहना, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग सफल होते हैं लेकिन उनकी सफलता क्षणिक होती है, लेकिन मैंने कहा शीर्ष पर पहुंचकर वहां बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को डिजाइन करना पड़ेगा। तो कंपनी ने पलासी और बक्सर के साथ भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना जरूर की, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन के प्रसार के लिए जो नॉलेज बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम था उसको डेवलप किया, तमाम प्रयास किए, तमाम आइडियोलॉजीज गढ़ी, जिससे कि भारत में कॉलोनियल रूल को, औपनिवेशिक शासन को मोरल वैलिडिटी, नैतिक वैधता प्राप्त हो सके। तो ये कोई आसान काम नहीं है। रिकॉर्ड कीपिंग कल्चर, भारत में अभिलेखों को मेंटेन करना, ताकि भविष्य में भारत में हमने प्रशासन कैसे किया है, भारत में लोगों को सिविलाइज बनाने के लिए एफर्ट किए हैं, ऐतिहासिक रूप से इस बात को साबित किया जा सके, इसके लिए भी अंग्रेजों ने प्रयास किए। करप्शन था, कंपनी में भी करप्शन था,
लेकिन करप्शन को कम करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार, प्राइवेट ट्रेड को कम करने की कोशिश थी। हालांकि मैंने कहा इस कोशिश की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इंडिया में जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डेवलप किया 1765 से 1772 तक, वो अपने आप में करप्ट सिस्टम का बहुत बड़ा मॉडल था। लेकिन भारत में अंग्रेजों ने उस सिस्टम को गढ़ा, और गढ़ने का कारण ही है कि इतने लंबे समय तक, जैसे कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी कब से कब तक शासन कर रही है? 1757 से 1858, लगभग 100 साल। अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष शासन 1858 से 1947 तक, दोनों मिला दें तो लगभग 2 सेंचुरीज तक इंडिया पे शासन किया, और भारत के जो भी राजस्व थे उनको अपने पक्ष में यूटिलाइज किया। तो ये एक कह सकते हैं कि ये बिना एक सिस्टम को डिजाइन किए संभव नहीं होगा, ये अचानक नहीं होगा, आकस्मिक नहीं होगा, है ना। ये ग्रेजुअली बहुत ही तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, मतलब डेवलप किया जाएगा, तभी ये सिस्टम पॉसिबल है। तो अब आपको एक पिक्चर मिल गया होगा कि पोर्टुगीज, डच और फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेज कितने स्मार्ट थे, है ना। तो अंग्रेजों ने सिर्फ भारत को सैन्य रूप से नहीं जीता, यहां पे पहले से बनी बनाई जो सामाजिक संरचना और राजनीतिक संरचना थी उसमें उन्होंने अंदर तक प्रवेश किया, उस सामाजिक और राजनीतिक संरचना को, नॉलेज सिस्टम को गहरे रूप से प्रभावित करने की कोशिश की। तो एक व्यापारी शासक बन गया, साम्राज्य निर्माता बन गया। ये सिर्फ कॉमर्शियल राइवलरी या वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा की कहानी नहीं है, ये एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन को दिखलाता है, गहरे परिवर्तन को दिखलाता है। और उस गहरे परिवर्तन के एक एक पक्ष को, एक एक पहलू को मैंने आपके साथ स्पष्ट कर दिया है। अब आपका काम यह है, पहले से भी आपने किया होगा, 2 प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। पहला, भारत में फ्रांसीसी कंपनी की असफलता का क्या कारण था? दूसरा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी कंपनी की सफलता के क्या कारण थे? इन दोनों का 60% कंटेंट तो लगभग सेम होगा, बट इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे। ये प्रश्न पूछेंगे, अगर मान लो कि पूछ लिए गए, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखो क्या होता है, हमें क्या लगता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा गया वही पूछा गया, मजा आ गया। लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है तो हर बच्चा तो उसका आंसर लिखेगा ना, सबने पढ़ा होगा, सबने वो पॉइंटर्स पढ़े होंगे, 2 4 5 पॉइंट सबके कॉमन होंगे। तो आपका आंसर कैसे अलग हो सकता है? आपके आंसर में अगर वो आपके अलग अलग पॉइंट्स में संगतता होगी, कोहेरेंस होगा, वहां डायग्राम होगा, स्ट्रक्चर्स होगा, जैसे आपने वो मैंने सेंटर्स ऑफ पावर, सोशल स्ट्रक्चर, इसको इंटरफेयर करना है, इसको इन्फ्लुएंस करने की बात बताई, तमाम इस तरह की चीजें बताई। तो कुछ नई चीजें आप डालोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका आंसर दूसरों से अलग होगा, और दूसरे से अलग होगा तो यही चीज आपको एग्जाम में बढ़त दिलाती है। जहां एक एक नंबर मायने रखता है, वहां अगर आपने शुरू में इस तरह से आंसर्स लिखना शुरू किया और एग्जामिनर की नजर गई तो 1-2 आंसर्स को देख के वो प्रभावित, क्योंकि वो देखो एक साथ 10 कॉपी चेक कर रहा है। तो ये एग्जाम का इकोसिस्टम ऐसा है कि यहाँ तैयारी करने वाला हर बच्चा भागता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री मीन्स कोचिंग सिस्टम में, जाना है, पढ़ना है, सीखना है, वही नोट्स ले जाके उतार देना है। ये यही होता है ना इस सिस्टम में। तो देखो कोचिंग डिपेंडेंट मॉड्यूल है पूरी तरह से। जो लोग सेल्फ स्टडी भी क्लेम करते हैं वो चोरी छिपे यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है, कहते हैं हमने सेल्फ, अब मेरी क्लास है, मैं कौन सा क्रेडिट लेने जा रहा हूं कि आपने मेरी वीडियो देखी, लेकिन देखोगे तो आपको हेल्प तो मिलेगी, इसी को आप आगे चल के नाम दे दोगे मैंने सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको बातों की समझ है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, तो आप क्या करिए, उस कंटेंट को थोड़ा सा क्वालिटेटिवली इंप्रूव कर लीजिए, उसमें 2-4 नए और प्रभावी पॉइंट्स को शामिल कर लीजिए, तो इससे आपके आंसर की गुणवत्ता और बेहतर हो जाएगी। तो इस पूरी की पूरी क्लास का पर्पस यही है कि जो बच्चे एक आरंभिक जो कहते हैं तैयारी की का जो स्टेज है उसको पूरा कर चुके हैं, वो इस वीडियो को देखें और स्टोरी की तरह, फिल्म की तरह आप एक एक घटना को रिलेट करते जाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा तो सब कुछ हुआ है बट वो बिखरा बिखरा है कहीं ना कहीं। मैंने क्या किया, एक लेक्चर में उन सबको समेट दिया, एक कहानी की तरह आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, तो इससे आपको बेहतर ढंग से थीम समझ में आएगा।
अगली चर्चा हम करेंगे भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पे। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जीएस के लिए, बहुत ही, ये सारे जितने टॉपिक मैं उठा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। तो भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।